बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महविश हबीब, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और सिटी एट 10 में खुशामदीद आपको इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, पुरसुकून हुआ होगा। हर दिन जो है वो एक नया आगाज़ होता है, एक नई उम्मीद लेकर आता है और कोशिश ये करनी चाहिए कि दिन का आगाज़ जो है वो हमें ग्रेटिट्यूड के साथ, एक शुक्र के साथ आगाज़ करना चाहिए। हम देखते हैं कि ज़िंदगी में हमें नेमतें भी मिलती हैं, आज़माइशें भी मिलती हैं और अगर हम नेमतों का शुक्र अदा करते हैं तो आज़माइशों की जो शिद्दत है वो हमें कम महसूस होती है। तो आज के दिन से अहद करें कि आप अपनी ज़िंदगी में नेमतों पे शुक्र भी अदा करेंगे और आज़माइशों पे सब्र भी करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है तो इसे खूबसूरती से गुजारें। हम भी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा, क्या फैसलाबाद का जो मौसम है वो खुशगवार रहेगा, स्मोक के ख़दशात तो नहीं है, इस पर भी मौसम के हवाले से बात होगी। और फैसलाबाद क्योंकि एक इंडस्ट्रियल सिटी है, इस शहर के मसाइल क्या है, पावर लूम्स जो रीढ़ की मैशत की एक रीढ़ की हड्डी समझी जाती हैं, लेकिन इनके मसाइल क्या हैं, बिजली के बढ़ते हुए नर्ख किस तरह से इस इंडस्ट्री को मुतासिर कर रहे हैं, इस पर भी गुफ्तगू होगी। और गोल्ड के रेट जो हैं वो हम देख रहे हैं हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आज क्या सोना सस्ता हुआ है, इस पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ प्रोग्राम में हम बात करेंगे डाइट के हवाले से। डाइट इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छा डाइट प्लान किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो सुबह के औकात में मौसम जो है वो कतरे बेहतर होता है और बदतरीज रात के अकॉर्डिंग भी मौसम जो है वो खुशगवार होता है, लेकिन जैसे जैसे दोपहर होती है हमें सफोकेशन एक महसूस हो रही होती है और यूँ फील हो रहा है कि गर्मी जो है वो वापस आ गई है। आज का मौसम कैसा रहेगा, मोहम्मद रिनारू हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद रिनारू, बताइएगा। शहर फैसलाबाद के मौसम की बात की जाए तो अक्टूबर अपने अवाखिर में दाखिल हो चुका है, लेकिन शहर फैसलाबाद का मौसम जूं का तूं है। अगर आज की भी बात कर ली जाए तो दिन के आगाज़ में तो मौसम कदरे मतदल रहेगा, बेहतर रहेगा, खुशगवार रहेगा, लेकिन दोपहर के औकात में गर्मी की वही सूरत हाल होगी जो गुज़श्ता माह थी। सख्त गर्मी होगी और जो दर्जा हरारत है उसमें तो कमी वाक़ हुई है, लेकिन मौसम है वो गर्म का गर्म ही रहेगा। अगर दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत दोपहर के औकात में 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जो कि महसूस ऐसे होगा जैसे 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसके साथ साथ कम से कम दो दर्जा हरारत शहर फैसलाबाद का वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब फिल वक्त 67% है, जो कि दिन गुजरने के साथ साथ कम होता जाएगा। और इसके साथ साथ दूसरी जानिब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अभी से ही ऊपर जाने लगा है और अभी की अगर बात कर ली जाए तो 158 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक तक इजाफा है। और इसको अभी से कंट्रोल ना किया गया तो आइंदा आने वाले दिनों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो मज़ीद बढ़ेगा, जो कि सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। अगर इसके साथ साथ शहर फैसलाबाद की दूसरी तहसीलों की बात कर ली जाए, चकजुमरा हो या जड़ावाला हो, समंदरी हो, तांदलिया वाला हो या फैसलाबाद सदर का इलाका हो, तो गर्मी की सूरत हाल जूं की तूं है। दिन के आगाज़ में ही सूरज की तेज़ किरणों ने शहर फैसलाबाद का रुख किया है और जैसे ही ज़मीन पर पड़ी हैं जो मतदल मौसम है उसकी तपिश में, हिद्दत में और जो दर्जा हरारत है उसमें इजाफा होने लगा है। दोपहर के औकात में गर्मी मज़ीद बढ़ जाएगी। हाँ, अलबत्ता जो रात के औकात हैं, रात के पिछले पहर शहर का मौसम खुशगवार रहेगा, हल्की हवाएं चलेंगी, लेकिन दिन के औकात में ना कोई हवा चलेगी, ना ही कहीं बारिश के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। आइंदा 24 घंटे शहर फैसलाबाद का मौसम गर्म और खुश्क रहने के ही इम्कान बताए जा रहे हैं। ना फ़कत आज कल बल्कि आइंदा चंद रोज़ यही सूरत हाल रहेगी। और अगर बरखा नहीं बरसती है, बारिश खुलकर नहीं होती है, तो जो अक्टूबर है वो भी शायद गर्मी की नज़र हो जाए। दिन और रात के औकात में मौसम बेहतर रहेगा, लेकिन दोपहर के औकात में वही गर्मी होगी जो कि अगस्त या सितंबर में शहर फैसलाबाद के वासियों ने महसूस की है, देखी है। आज भी दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड को छुएगा, 35 जैसा मालूम होगा, कम से कम 18 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और इसके साथ साथ जो तिबी माहिरीन हैं वो शहरियों को यही मशवरा देते आ रहे हैं कि खुदारा जो घर से बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और जो मौसम है तब्दील हो रहा है तो उसकी सख्तियों से भी बचें।
बहुत शुक्रिया मोहम्मद रिनारो तफसीलात से आगाह करने के लिए। जी, मौसम तो वाकई बड़ा अनप्रडिक्टेबल हो जाता है। हम देखते हैं कि कभी ऐसा लग रहा है कि सर्दियां जो हैं वो आ रही हैं और कभी सूरत हाल जो है इसके बरक्स दिखाई देती है। एनीवेज़, मौसम की तो तफसीलात ये थी। अब बात करते हैं फैसलाबाद के हवाले से। फैसलाबाद, जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ, हमारा प्यारा शहर है और हमें बड़ा अजीज़ है। लेकिन फैसलाबाद इंडस्ट्रियल सिटी होने के साथ साथ यहाँ पर पावर लूम्स एसोसिएशन के भी बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जो कि हल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बिजली के बढ़ते हुए निर्ख हों, टैक्सेस पॉलिसीज़ के हवाले से हुकूमत की हिकमत अमली हों, ऐसे बेशुमार मसाइल हैं जो कि फैसलाबाद की पावर लूम्स एसोसिएशन को भी मुतासिर कर रही हैं, यहाँ के मजदूर तबके को भी मुतासिर कर रही हैं। क्योंकि अगर टेक्सटाइल का जो पहिया है वो घूमेगा, पावर लूम्स चलेंगी, हम देखेंगे कि बेरोज़गारी जो है वो कम होती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से हमारे शहर में रोज़गार आएगा और एक आम इंसान की ज़िंदगी जो है कदरे बेहतर होगी। पावर लूम्स के मसाइल क्या हैं, मौजूदा पॉलिसीज़ को किस तरह से देखते हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और इस पर हमें गुफ्तगू के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट वहीद खालिक रामे साहब हैं, चेयरमैन कौंसिल पावर लूम्स एसोसिएशन, ऑनर एसोसिएशन से इनका ताल्लुक़ है। और मज़दूरों के हवाले से बात करनी हो, पावर लूम्स के मसाइल को उजागर करना हो, तो हमेशा इनकी आवाज़ हमें बुलंद दिखाई देती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, फाइन जी। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के एंकर पर्सन सरदार मोहम्मद बिलाल डोगर ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बिलाल? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया बिलाल, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वहीद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पावर लूम्स फैसलाबाद के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती हैं और हमने देखा है आज से 5-10 साल पहले बड़ी पावर लूम्स का एक पहिया घूमता होता था फैसलाबाद में, लेकिन मौजूदा सिचुएशन हमें उस तरह से नज़र नहीं आती जो पिछले 10 सालों में या 5 सालों में देखने में मिली थी। क्या मसाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पावर लूम्स के साथ साथ जो भी एसएमई इंडस्ट्री है वो गुनागो मसाइल का शिकार है। इसके ऊपर मीडिया की तरफ से भी बेतहाशा इसको हाईलाइट किया गया, तमाम इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस की तरफ से भी, लेकिन चीज़ें उसी वक्त सॉर्ट आउट होती हैं, उनका कोई सलूशन निकलता है जब गवर्नमेंट और फैसला साज जो क़ुव्वतें होती हैं वो उनको हल करने में और इंडस्ट्रियलिस्ट को फैसिलिटेट करने के ऊपर सीरियस हों या उनका फोकस हो। लेकिन पिछले काफ़ी देर से हम समझते हैं कि कोई भी ऐसी पॉजिटिव कोशिश नहीं की गई कि जिससे हमारी इंडस्ट्री जो है उसकी बेहतरी के लिए कोई इक़दाम उठाया गया हो। कोई उन्होंने हमारे साथ जो असल स्टेक होल्डर्स होते हैं, इंस्टेड के आप कोई टॉप के इस्लामाबाद, लाहौर और कराची से कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनके साथ मीटिंग करके बुला लें। जब तक आप किसी भी शोबे के जो रियल असल स्टेक होल्डर्स होते हैं उनसे मीटिंग नहीं करते, उनकी मुश्किलात को नहीं सुनते, फिर आप किस तरह अपनी पॉलिसीज़ को तरतीब दे सकते हैं। और वंस अगर आप किसी पॉलिसी को तरतीब भी दे लें तो उसके ऊपर आपने इम्प्लीमेंट किस तरह कराना है, उसके कंप्लायंसेस किस तरह होने, इन चीज़ों के बाद ही इंडस्ट्री जो होती है वो कुछ बेहतरी की तरफ या वो पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ जाती है। समटाइम ऐसे होता है वहीद साहब के सिचुएशन कुछ और होती है, पॉलिसीज़ कुछ और लेकर आई जाती हैं, जब ग्राउंड रियलिटीज़ मुख्तलिफ होती हैं तो उनका रिजल्ट भी हमें उस तरह से नहीं दिखाई दे रहा होता है। जो एक टारगेट होता है वो अचीव करने में बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। हाँ जी, उसी की वजह ये है ना कि हमारे लिए जो इंडस्ट्री के लिए टाइम निकालना पॉलिसी मेकर्स के लिए मुश्किल है। मैं पिछले 1 साल से फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी हूँ और कोई भी सीरियस हमारी इंडस्ट्री से जो लिंक जिसका मिनिस्ट्रीज़ का बनता है ना फेडरल से और ना ही सूबाई हुकूमत की तरफ से उन्होंने विज़िट नहीं किया। 1 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है और एपेक्स बॉडी है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अगर वहाँ पर आकर नहीं किसी ने हमारी बात को सुना, बजट के अंदर भी हमने तजावीज़ दी थी लेकिन वो इस तरह से उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो फिर आप देख लें कि अगर बाब इख्तियार जो है वो अपनी मस्तियों में, अपनी ही चीज़ों के अंदर वो मशगूल है, वो मस्त हैं। हालांकि वो तमाम चीज़ें वो अगर वो एक पानी की बोतल भी लेते हैं तो वो भी मेरे और आपके पैसों की दी हुई है। बल्कि अब तो हम तो ये कहते हैं कि जो स्ट्रीट बैगर्स हैं ये भी इनडायरेक्ट टैक्स पेयर्स हैं, तो वो इनके पैसों के ऊपर याशी कर रहे हैं। उनको असल लोगों का, उनकी तकालीफ का, हमारा जो देखे एग्री सेक्टर था वो सैलाब से पहले ही तबाह हो चुका था। अब जब गंदम की सपोर्ट प्राइस नहीं मिली, अब तो फ्लड ने उनको तबाह कर दिया है। तो ये बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिससे हमारी इंडस्ट्री अगर बेहतरी की तरफ जा रही थी, एक्सपोर्ट्स आपकी एक ख़ास जगह के ऊपर वो इंक्रीज़ होने के लिए ग्राफ उसका बेहतर हो रहा था, तो वो चीज़ें फिर एक जगह पर स्टैटिक हुई हैं।
उसके बाद वो चीज़ें डाउनफॉल का शिकार हुई हैं। तो ये लोगों, ये बड़ा एक सेंसिटिव चीज़ें होती हैं कि इसको आपने रोज़ की रोज़, हफ्ते का हफ्ता ना इन चीज़ों को आपने सेंसिटाइज करना होता है, इनको एनालाइज करना होता है और उसके मुताबिक चीज़ों को फटाफट जो है ना रैपिडली उनके ऊपर आपने अपना एक्शन प्लान बना के उन चीज़ों को रेक्टिफाई करना होता है जो इश्यूज़ आ रहे होते हैं। लेकिन शायद इन चीज़ों को अब रेक्टिफाई करना या उनके ऊपर कोई गुफ्तगू करना ये मुश्किल हो गया। पहले तो फ़ोटो सेशंस के लिए ही मिनिस्टर जो हैं वो इस्लामाबाद से फैसलाबाद आ जाते थे, लाहौर से आ जाते थे। अब शायद उनको फ़ोटो सेशंस की भी ज़रूरत नहीं रह गई। तो अब हम तो सोशल मीडिया का दौर है, अब तो पिक्चर्स इवन देन उनको अपनी चीज़ों के लिए कोई फेसेस तो चाहिए ना कि वो इन इस एसोसिएशन से बात कर रहे हैं, इस चैम्बर से बात कर रहे हैं। उनकी अपनी भी एक प्रोग्रेस का होता होगा कि प्राइम मिनिस्टर भी उनसे कोई अपनी, या फिर चीफ मिनिस्टर उनसे भी उनकी प्रोग्रेस मांगते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ऑटो के ऊपर ही कंट्री चल रहा है इसमें। बिल्कुल मीटिंग्स होनी चाहिए जी। अप्रोच, अगर फीडबैक अप्रोच अपनाएंगे तो हम देखेंगे कि मामला जो है वो कदरे बेहतर हमें दिखाई देंगे। बिलाल, इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ। हम देखते हैं एजुकेशन सेक्टर हो, हम देखते हैं कारोबार से वाबस्ता लोग हों, हम देखते हैं कि ताजिर हो, तमाम तर लोगों का यही शिकवा सामने आता है कि हमें लूप में नहीं लिया जाता, हमसे हमारी जो मुशावरत है वो पॉलिसीज़ में कहीं नज़र नहीं आती। आप इस चीज़ को किस तरह से देखती हैं? अच्छा, मुझे कुछ इसका मैं मुख्तलिफ थोड़ा सा रुख दिखाना चाहूँगा। रामे साहब ने बहुत चीज़ें ब्रीफली बताई। एक चीज़ याद रखिए, जिद्दत बहुत ज़रूरी है। ये खाड़ी से खड्डी या खाड़ी या जो भी कह लें, वहाँ से शुरू होने वाला प्रोसेस है और चलता चलता मैनुअल से, ऑटो से होते हुए ये अब एयर जेट की भी बहुत अगली किस्मों पे जा चुका है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एसएमई सेक्टर है, जिसे स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कहते हैं, उनके पास इतना कैश फ्लो नहीं होता कि वो अपनी पावर लूम को सोल्जर से एयर जेट पे शिफ्ट कर लें। ठीक है। जब एक शख्स गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा होता है ना, गवर्नमेंट ये कहती है टैक्स चोर है, ठीक है, ये टैक्स देना शुरू कर देंगे। क्या जब इन्होंने अपनी जिद्दत के तौर पर अपनी चीज़ों को चेंज करना है तो आप वही दिया हुआ टैक्स वापस इनके ऊपर इन टर्म्स ऑफ सब्सिडाइज या इंपोर्ट ड्यूटीज़ रिलैक्सेशन के अंदर प्रोवाइड करेंगे? जिसका आंसर है नो। गवर्नमेंट इनको मरते दम तक, जब 80 रुपये किलो लोहा बिकता है तब नहीं पूछती। सही। गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए कि जी आपको हम 1 करोड़ रुपए की अगर आपकी मशीनरी आनी है ना तो 50% हम देते हैं, 50% आप दें, या 20% भी देते हैं। ये आपको इंपोर्ट फ्री कर देते हैं, आप अपनी मशीनरी इंपोर्ट करें नहीं। और आप ये जो वाली है ना, ये जो अब आप बेच रहे हैं, ये गवर्नमेंट उठा के उन कंट्रीज़ के अंदर दे जो कि हमसे भी बैकवर्ड है और जो इसको अडॉप्ट कर सकती है, या इसको किसी और टर्म्स में यूज़ किया जाए। जैसे वहीद खालिक रामे साहब ने नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक लूम को एक्स्ट्रा पावर देकर उसकी कैपेसिटी और उसकी प्रोडक्शन इन्हांस की, ये ऑन रिकॉर्ड है। अब ऐसा कुछ किया जाए तो उसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या मदद की? वो लूम इन्होंने अपने पास से लेके दी, वहाँ सब कुछ पड़ा है, यूनिवर्सिटी में कर दिया। अब इम्प्लीमेंट किससे करना है? गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट की कारकर्दगी है सिफर। गवर्नमेंट, रामे साहब की बात सही है, दिखावा भी नहीं अब करना चाह रही, क्योंकि दिखाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। अब जब जिद्दत की तरफ आपने जाना है तो आपको बेसिकली वो सब कुछ चाहिए। और हमारा इस वक्त पावर लूम सेक्टर जो सोलर लगा रहा था, सोलर महंगा कर दिया, ड्यूटीज लगा दी, वो वहाँ रुक गया, वो उससे भी जाता गया। अच्छा, फिर आपने लेबर की तनख्वाह इन्हांस कर दी, इंक्रीज़ कर दी, लेकिन आप ये तो देखें कि कपड़ा बेच रहा है उसको उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट मिल रही है, मीट हो रही है? जिसका जवाब है नहीं। इसके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर आपका कपास महंगी है क्योंकि उसका बीज बहुत महंगा है, केमिकल्स महंगे हैं, बहुत महंगे हैं, आपकी जितनी ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगी है। आप कॉस्ट एफिशिएंट तो होना, फिर आपका पावर लूम वाला पे भी कर देगा उसको। अब इस वक्त जो आपका पंजाब का 30-35% एरिया जो है, मैं तो कम बता रहा हूँ, वो सैलाब ज़्यादा है। डिमांड तो कपड़े की वहाँ ख़त्म हो चुकी है, तो अब कपड़ा बेचना कहाँ है? तो मार्केट के अंदर इस वक्त पैनिक है, और पैनिक की वजह ये है, अब देखें गोल्ड ऊपर जा रहा है, सारे लोग शिफ्ट ऑन हुए। अब सूत्र मंडी वाले चीखे मारे कि इन्वेस्टर निकले। इन्वेस्टर वो है जो कि फिक्स फैसलाबाद में आप 200-300 या जितने भी घर लगा लें वो है, वो ही पैसा फेंक रहे होते हैं, वो उधर से उठाते हो। उन्होंने, इन्वेस्टर कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता, उसने ऊपर ही जाना है। लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स तब दिया जाता है जब वापस आने की उम्मीद है। और बिलाल, टैक्स पॉलिसीज़ के हवाले से भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात किए जाते हैं ताजिर बरादरी की जानिब से भी, और क्या मौजूदा टैक्स पॉलिसीज़ जो हैं वो कारोबार को मुतासिर कर रही हैं या नहीं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे जी। वक्त हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे पावर लूम्स के मसाइल के हैं। बड़े छोटे छोटे से महज देखने को मसाइल लग रहे होते हैं, लेकिन जब ऑनर के पास ये मसाइल जाते हैं तो उनका पूरा कारोबार मुतासिर हो रहा होता है। और जब एक कारोबार मुतासिर हो रहा होता है उसमें हमारा मजदूर तबका है वो भी मुतासिर हो रहा होता है, और जितने लोग भी उस मजदूर से वाबस्ता होते हैं उनकी ज़िंदगियाँ इफ़ेक्ट हो रही होती हैं। ऐसे में मसाइल हल करना हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। ऐसी हिकमत अमली अपनानी चाहिए जो कि आसान और एक इजी इन्वायरमेंट जो है वो इंडस्ट्री को प्रोवाइड करे ताकि मसाइल जो है हल होते हुए दिखाई दें। वहीद खालिक रामी साहब, जैसे कि मैं ब्रेक पे जाने से पहले बात करी थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो चले हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन ग्रो करे, हमारी दुआ भी है, लेकिन टैक्सेशन का जो निज़ाम है ना, इस पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है। पावर लूम्स को किस तरह से मुतासिर किया इस चीज़ ने कि आप लोग सेटिस्फाइड हैं? देखिए, अभी मैं बिलाल साहब से बात कर रहा था कि जो जुलाई टू सितंबर 3 मंथ्स था ना, उसके अंदर भी FBR की तकरीबन 500 रुपए की कलेक्शन जो है वो शॉर्टफॉल का शिकार है। तो फिर FBR जो है वो अपना प्रेशर जो है वो हर एक शोबे के ऊपर अपना प्रेशर बढ़ाता है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, स्मॉल इंडस्ट्री हो, वो आपका ट्रेडर्स हो, सब के ऊपर, ताकि उनकी कलेक्शंस बेहतर हों। क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी या हमारे जो हुकूमती लोग हैं, इनके अखराजात सारे जो हैं वो हमारे टैक्सेस के पैसे से ही चलते हैं, तो उनका फोकस ज़्यादा है। इसका है वो हमें रिलीफ फराहम नहीं कर सकते, बल्कि शिकंजा जो मज़ीद जो है वो कसने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। तो इसका एक इम्पैक्ट आता है कि हर बंदा जो है वो टैक्स के मामले में वो परेशान ही होता है, नोटिस बेतहाशा आते हैं उनको, और वो अपनी कारोबारी फोकस की बजाय कि उसके मज़ीद इन्वेस्टमेंट या उस कारोबार को सर्वाइव करने की बजाय वो अपने टैक्स के मामलात को बेहतर करने के लिए तगोदो में मसरूफ़ हो जाता है। दूसरा, जब हमारा काम ही नहीं चल रहा होगा, देखें ना, रूरल इकॉनमी के तबाह होने की वजह से इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही। आपका जिस तरह बिलाल ने कहा कि आपका जो इन्वेस्टर है वो क्विक प्रॉफिट टेकिंग करने के लिए उसने गोल्ड में सरमायाकारी कर लिया, कभी वो जान के अंदर सरमाया करके बड़ी क्विक प्रॉफिट टेकिंग कर लेता है, यानी कि 1 महीने के अंदर वो उतने पैसे कमा लेता है जितनी इंडस्ट्री 3 महीने में भी नहीं कमाती। तो ये चीज़ें, बहुत सारे इम्पैक्ट इसका आया हुआ है मार्केट के अंदर, तो इसलिए काम की रफ्तार काम का स्लो है। वरना हम तो ये चीज़ अक्स कर रहे थे कि जिस तरह काम आगे इंडस्ट्री चल रही थी, नई फाउंड्रीज जो हैं वो दोबारा काम करना शुरू हो गई थी, नई लूम्स के ऑर्डर बुक होना शुरू हो गए थे, एक्सपोर्ट आपकी बेहतर हो रही थी कि हमारी पावर लूम इंडस्ट्री जो है अब दोबारा से जो एक 50,000 लूम का एक डेफिसिट आया था कि ये लूम टूट गई थी, वो दोबारा से बहाल हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ें अब मुश्किल नज़र आ रही हैं, आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो अब हमने चैम्बर में भी इस चीज़ का अपनी मीटिंग में इरादा किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉमर्स से, ट्रेड से रिलेटेड मिनिस्टर्स हैं, हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको बुला के उनको वावेला तो करें, उनको बताएं तो सही कि खुदारा इन चीज़ों को देखें। इससे लाखों लोगों का रोज़गार भी वाबस्ता है, और आपकी अरबों रुपए की जो टैक्सेशन का निज़ाम है वो भी इन्हीं कारोबारों के ऊपर से आना है। बंद कारोबार से तो कोई टैक्स नहीं देगा आपको। अगर आपके कारोबार का पहिया घूमेगा, आपका वर्कर जो है उसको रोज़गार मिलेगा, वो थोड़ा सा खुशहाल होगा। देखिए, उनके पीछे गुर्बत की एक बहुत लामतनाही सिलसिला चलता है। इतनी कर्बनाक स्टोरीज़ हैं, अल्लाह रहम करे हमारे जो वर्कर्स के अंदर है कि आप हम लोग सुने तो हमारे होश ठिकाने आ जाए। और हमारा जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर था, चाहे वो लूम्स का था, हौजरी का था, फाउंड्री का था, कोई भी था ना, वो भी बैंकरप्ट हो गया है, वो भी मार्केट के पैसे देने में दिवालिया हो चुका है। तो वो लोग जो गाड़ियों में आते थे वो मोटर बाइक्स पे आ गए, जो मोटर बाइक्स पे भी अपनी कारोबार करते थे, सफ़ेद पोश थे, वाइट कॉलर थे, उनके बच्चों के रिश्ते तक टूट गए। तो ये एक सोशली एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा अपसेट है माशरती तौर के ऊपर भी, कि इसको हमारी वो एक ब्लैक, ये स्याह तस्वीर है। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, लेकिन समझे कौन? जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं। इवन आप देखें फैसलाबाद में इस वक्त PMLN की हुकूमत है, उनके अगर जो भी यहाँ पे उनके नुमाइंदे हैं उनको हमारे अंदर ही रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द हमारे मिलते रोज़। 2 इलेक्शंस शहर में इस वक्त बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, हर चीज़ का हर एक को पता है, इंतज़ामिया को हमारी हर चीज़ के हर मामला का पता है, लेकिन उनको आगे कौन पहुँचाए? आगे बिल्कुल नहीं पहुँचाई जा रही। तो इसलिए चीज़ें और ख़राब से ख़राब हो रही हैं और हमारे हौसले
पस्त हो रहे हैं। ज़रूरत सिर्फ ये है कि इन्वेस्टर को, कारोबारी लोगों को जो जिहाद कर रहे होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो आपको रोज़गार नहीं दे रही होती। ऐसे ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टेट फिडमी के नाम से बनी हुई है, अब वो आबाद नहीं हो रही, वहाँ पे इन्वेस्टर नहीं आ रहा। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग अगर आप हालात देख लें, हम लोग वावेला कर के जो है थक गए हैं कि आप मार्कअप रेट को सिंगल डिजिट के ऊपर लेकर आए, नहीं लेकर आ रहे। बिजली का रेट जो है वो 9 सेंट के ऊपर लेकर आए, नहीं लेकर आ रहे। मुकाबला आपका दुनिया के जाइंट्स के साथ है। आपका मुकाबला जो है वो इंडिया, बांग्लादेश, आपका मुकाबला वियतनाम के साथ है। वियतनाम की इकोनॉमी जो है वो 4 सालों के अंदर 3 गुना उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई। बांग्लादेश बहुत आगे गुजर क्योंकि रहा है। उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को, इंडस्ट्री को जो है वो जो है उन्होंने फैसिलिटेट किया है। हमारे लोग क्या फैसिलिटेट करेंगे? कोई फैसिलिटेशन नहीं दे रहे। 2 माह रह गए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हमारा जो ट्रेड फेयर, टेक्सटाइल का ट्रेड फेयर है, वो हेमटेक्स के अंदर फ्रैंकफर्ट में हो रहा है। उसके हमारे एक्सपोर्टर्स जाते हैं, वो तकरीबन 2.5-3 अरब डॉलर के ऑर्डर्स लेकर आते हैं। अगर हम उनको मुतमईन करके, कॉन्फिडेंट करके और उनको उनके जो है वर्किंग कैपेसिटी को बेहतर करके, उनको कॉस्ट इफेक्टिव करके दुनिया का आगे भेजेंगे, हमारा एक्सपोर्टर, हमारी इंडस्ट्री, इतना पोटेंशियल है इसके अंदर कि दुनिया के बड़े बड़े जो बाइंग हाउसेज हैं वो हमारे साथ काम करते हैं। और हमारी प्रोडक्ट जो है वो दुनिया में आप बड़े बड़े स्टोर्स के अंदर जाके देखते हैं, वॉलमार्ट के अंदर, मार्सन्स में, उसके जब शर्ट या जैकेट के पीछे मेड इन पाकिस्तान भी लगा होता है, वो हमें प्राइड फील करता है जब हम लोग बाहर जाकर करते हैं। लेकिन हमें अपने एक्सपोर्टर को जो है वो कॉन्फिडेंस तो देना होगा, उसके अंदर वो पोटेंशियल जो उसको देखते हुए उसको फैसिलिटेट करें। जब आपकी एक्सपोर्ट चलेगी ना, जिस तरह कहते हैं पानी का ग्लास भरेगा ना, तो वो फिर उसके में से पानी उछलेगा, तो वही डाउन स्ट्रीम आपकी लोकल इंडस्ट्री को वो ऑर्डर्स आएंगे। वो हम लोग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अपने फैब्रिक मुहैया करते हैं, नीचे बहुत सारी इंडस्ट्री, सैकड़ों किस्म की इंडस्ट्री एक्सपोर्टर्स के लिए चलती। तो मुल्क में इसी तरह मुआशी पहिया घूमता है। इस मुआशी पहिए को खुदारा हमारे डिसीजन मेकर्स जो हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमारा फेडरल कॉमर्स मिनिस्टर कौन है। वो फैसलाबाद चैम्बर तो छोड़ दे, वो लाहौर चैम्बर भी नहीं गए, जाम कमाल साहब। तो खुदारा अपने शेल्स से बाहर आए, हम लोगों को देखें, ये लोग आपकी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। और हम लोग भी, हमारी बहादुर पाक अफवाज जहाद नहीं कर रहे, वो अपनी जानों का नजराना दे के पाकिस्तान की अर्ज़ मुक़द्दस का दिफा कर रही हैं। हम देखते हैं हम सिफारती सतह पे कितने मजबूत हो गए हैं। उसी तरह हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, खा वो छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट है, खा वो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो भी अपनी पाक फौज की तरह उसी तरह इस अर्ज़ मुक़द्दस की हिफाजत और इसकी बेहतरी के लिए जंग कर रहा है। तो इनको अलाइन करने की ज़रूरत है, इनको बूस्ट करने की ज़रूरत है। तो हमारी तो यही दरख्वास्त है आपके कैमरे के ज़रिए कि खुदारा जो है जाम कमाल साहब, हमारे जो प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं शाफी हुसैन साहब, अपने खौल से, अपने शैल से बाहर आएँ, लोगों के अंदर बैठ के खुदारा फ़ोटो ही बनवा लें। पूछे तो सही, प्राइम मिनिस्टर साहब को बताएं कि ये मुश्किलात हैं। अगर कोई पॉलिसी आती है, वो भी 10, 15, 20 बंदे जो पाकिस्तान के टॉप के हैं वो ले उड़ते हैं, और नीचे जो हमारे जैसे लोग हैं, ये हम आपके साथ प्रोग्राम या बिलाल साहब के साथ एज़ला भी कर रहे होते हैं। इससे आगे हमारी कोई औकात ही नहीं रह गई। लेकिन ये है कि आवाज़ बुलंद करने से मैं समझती हूँ कि एटलीस्ट आवाज़ असर रखती है, पहुँचेगी कहीं ना कहीं। हुकूमत ये सोचेगी कि हम अगर ताजिर बरादरी को एम्पावर करेंगे, टैक्स निज़ाम भी बेहतर होगा। और हम देखते हैं कि जो हमारे एक निज़ाम का खसारा है वो पूरा होता हुआ दिखाई देगा। बिलाल, मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ, अगर हम टैक्सेशन के निज़ाम के हवाले से बात करें, 2 राय अक्सर मैं बात करती हूँ कि एक ये राय है कि FPR टैक्स लेना नहीं चाह रहा, ताजिर टैक्स लेना चाह रहे हैं। FPR की जानिब से देखें तो टैक्सेशन का जो निज़ाम है, टैक्स ताजिर दे नहीं रहे। आप किस स्टेटमेंट के हामी हैं, या किस तरह से इस निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है? मैं उस चीज़ का देखता हूँ, जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान डाइस पे खड़े हो कहते हैं मुझे पता है कि FBR के अंदर चोर अदारा है। खुद मैं नहीं कहता, ही क्लेम्स, वो कहते हैं मुझे पता जब रिफ़ंड लेने जाएँ तो 8% या 10% बुक है, देना ही पड़ता है। तो कौन झूठ बोलता है, पूछें जाके। जो बोलता है उसको फिर पकड़ लिया जाता है। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर बात होनी चाहिए। अब देखें, टैक्स के ऊपर बताता हूँ, 15 रोज़ और मज़ीद गोशवारे जमा करवाने के लिए बढ़ गए। जैसे रामी साहब कह रहे हैं 500 अरब का डेफिसिट है, तो आपको पता है अब क्या हो रहा है? अब चैन चक्कर क्या चल रहा है? आप गवर्नमेंट एक तरफ कह रही है डिजिटलाइज इकॉनमी करनी है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इस्तेमाल बढ़ाएं। क्या आपको पता है कि पिछले 1 माह के अंदर कितने क्रेडिट कार्ड वालों को नोटिस गए हैं? क्या गए हैं कि आपने अपनी आमदनी ये जाहिर की है? अच्छा, होता क्या है,
हम अपने दोस्तों को आपको कार्ड देता हूँ जी, आप यहाँ 50% 30% डिस्काउंट अवेल कर लें, पैसे तो जा रहे हैं ना, टैक्स भी कट रहा है, बैंक के कट रहे हैं, किसके कह रहे हैं, गवर्नमेंट को तो नहीं कोई नुकसान। अच्छा, गवर्नमेंट ने सबको नोटिस भेज दिया जी आपने 20-30 लाख रुपए कहाँ खर्च किया साल के अंदर, आपकी आमदन इतनी, ज़रा इसके गोश्त वाले तो जमा करवाएं। अच्छा ठीक है, इतनी बात ठीक है, हमारे बहुत सारे लोग ज़ीरो अपना शो करते हैं, लेकिन मुझे फैसल वावड़ा साहब की वो बात याद है, ये ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि जिसने सालाना इनकम अपनी 15% बढ़ोतरी ना जाहिर की, फंदा तैयार है। यानी कि अगर आप डेफिसिट के अंदर हैं, आप नुकसान के अंदर, आपका कारोबार उजड़ गया है, आपने 15% बढ़ोतरी ना जाहिर की, फंदा तैयार, आपके खिलाफ एक्शन होना है। हुकूमत को कोई गर्ज नहीं, हुकूमत देखें, मैं दोनों एंड पे ये कहूँगा, रामे साहब ये मानेंगे, हमारे कारोबारी अफराद भी बहुत शातिर है, वो अपनी आमदन 2 करोड़ की बजाय 10 लाख लिख लेते हैं। क्यों? ये भी इसके पीछे भी सवाल है, क्योंकि गवर्नमेंट उनको उसके मुतबादिल कुछ नहीं दे रही। या तो टैक्स, मैं फाइलर हूँ, मुझे पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, नहीं बिल्कुल। क्या मुझे किसी होटलिंग के अंदर डिस्काउंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा। मैं भी 18% दे रहा हूँ टैक्स फाइलर जो है, और जो दूसरा है वो भी इतने देखे जा रहा है अपने कार्ड के ऊपर। या तो आप कोई तमीज़ पैदा करें कि मुझे 0 कर दें, उसे आप 50 लगाएं, आप शर्त लगाएं, आपके कल को सारे लाइनों में लगे फाइलर हो जाएंगे। आप लगाएं कि ग्रॉसरी के ऊपर जो नॉन फाइलर है वो जो अपना कार्ड पेश करेगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या कैश देगा, तो वहाँ चेक किया जाएगा कि अगर ये नॉन फाइलर, इसको टैक्स लगाएं। आपका हर बंदा इस कंजे में फंसेगा। आपके पास इतने आसान तरीके मौजूद हैं, लेकिन आप फाइलर जो है वो तंग आ गया है। क्यों? उसे पता चलेगा मैं फाइलर हूँ, वो फंस गया, उसे देना ही पड़ेगा। आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स बढ़ा देते हैं क्योंकि ये पता है फंसे हुए हैं। तो फिर होगा क्या? अल्टीमेटली ऑन द लास्ट ऑफ द ईयर जब वो गोश्त वाले जमा करवाता है, वो अपने आप को डिफॉल्टर शो करवाता है या शो कराता है मुझे तो नुकसान ही बहुत हुआ है, मैं कामयाब कारोबार नहीं कर रहा। मैं आपको हल्फन कहता हूँ, पाकिस्तान आज भी वियतनाम और बांग्लादेश से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है अगर हमारी अंडर इन्वॉइसेस ख़त्म हो जाए। क्यों? जब गवर्नमेंट 18% सेल टैक्स ले रही है ना, तो आपको पता है उसका थ्रेश होल्ड वापस क्या आता है। यानी कि मैं तो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट ही नहीं की, मैंने पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट की है, मुझे मेरे 18% वापस किया जाए, उसमें 12-13 मिल रहा है। जब 12-13 मिलता है उसमें से 10% ऊपर छुरा है, तो इसको तो मिल ही 8-9%। ये जो एक है ना, ये एक लूप होल है, इसे ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये ठीक नहीं होगा, हम देखेंगे कि आने वाले 10 साल भी हम इसी सिचुएशन को फेस कर रहे होंगे, हम इसी पे बात कर रहे होंगे जी पॉलिसी जो है उसे ऑर्गेनाइज होना चाहिए, उसे मुनज़्ज़म होना चाहिए। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। सिटी एट 10 में एक बार फिर आप लोगों को खुशामदीद जी। बात करते हैं गोल्ड की कीमत के हवाले से। गोल्ड की एक दफ़ा फिर ऊंची उड़ान है, इतनी ऊंची उड़ान है कि गरीब आदमी जो है उसके लिए ख़रीदना सोना जो है वो अब ख्वाब बन चुका है। और हम हर गुजरते दिन के साथ हम ये उम्मीद लगाए बैठे होते हैं जी कि गोल्ड की कीमत में चलें ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत कमी आएगी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ गोल्ड जो है वो महंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है और कीमत भी मामूली सी नहीं बढ़ती है जी। कभी 5,000 बढ़ रही है, कभी 10,000 बढ़ रही है। ऐसे में जो आम शहरी है जिसने अपनी बेटी को गोल्ड के गिफ्ट देना है या कोई शादी में बतौर तोहफ़ा देना है तो बड़ा मुतासिर हो रहा है। आज के रेट के हवाले से बात कर लेते हैं जी। आज गोल्ड का जो 1 तोला रेट है वो 4,69,200 रुपये है, मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह से 10 ग्राम के हवाले से बात करें 4,02,270 रुपये में जो है वो 10 ग्राम गोल्ड फ़रोख्त किया जा रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कहाँ से इसका सफ़र का आगाज़ हुआ था और हम ये देख रहे थे कि गोल्ड जो है चलें 4 लाख पे इसकी ब्रेक लग जाएगी। थोड़ा सा महंगा ये भी है, लेकिन ये था कि थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं और माहिरीन तो ये कह रहे हैं कि जी आने वाले दिनों में जो गोल्ड है वो 5 लाख तक भी पहुँच सकता है। तो वो लोग जो कि इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि शायद आने वाले दिनों में गोल्ड सस्ता हो जाए, तो ऐसे इम्कानात नहीं हैं, लेकिन दुआ तो यही की जाएगी कि गोल्ड सस्ता हो, लेकिन ऐसा कोई इम्कानात हमें नज़र नहीं आ रहे। करेंसी रेट के हवाले से बात कर लेते हैं जी। करेंसी रेट के कुछ रेट जो हैं हमें मुस्तकिम दिखाई देते हैं, डॉलर भी हमें स्टेबल दिखाई देता है। आज सबसे पहले बात करते हैं यूरो के हवाले से। तो यूरो की आज की जो बाइंग पावर है वो 331.8 है और ये 335.3 में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से सऊदी रियाल की कीमत को देखते हैं जी। 75.35 में बाय किया जा रहा है और 76 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएई दिरहम के हवाले से बात करें 76.8 में बाय किया जा रहा है और 77.8 में फ़रोख्त किया जा रहा है।
यूके पाउंड के हवाले से बात करें 380.65 में बाय किया जा रहा है और 383.65 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएस डॉलर के हवाले से देखें तो यूएस डॉलर की जो कीमत है आज मार्केट में चल रही बाइंग 282.65 है और फ़रोख्त जो है 282.85 में हो रहा है। अगेन करेंसी के रेट के हवाले से देखें तो जो हमें पाउंड है ये भी मुस्तकिम दिखाई दे रहा है, डॉलर जो है ये भी मुस्तकिम दिखाई दे रहा है जी। गोल्ड के हवाले से तशवीश अभी भी पाई जा रही है और मैं फिर यही कहूँगी कि उम्मीद है कि गोल्ड हमें सस्ता होता हुआ दिखाई दे, लेकिन हम सिर्फ इस पर पॉजिटिव सोच ही रख सकते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पावर लूम्स के मसाइल के हवाले से। टैक्सेशन के निज़ाम पे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। FBR की जानिब से भी कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ताजिर बरदरी की जानिब से भी कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन सवाल ये है कि हमारे सिस्टम में ये तहफ़्फ़ुज़ात कब तक मौजूद रहेंगे, क्योंकि टैक्स आएगा तो हम देखेंगे कि शहर की भी बेहतरी होगी, कारोबार भी चलेंगे, रोज़गार के मौके भी शहरियों को मिलेंगे। तो ये बड़ा एक सिस्टम है, हम देख रहे हैं एक लूप बार बार रिपीट हो रहा है। तो बिलाल ब्रेक पे जाने से पहले आप बता रहे थे थ्रेशोल्ड के हवाले से कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में किस तरह से इंतजाम होते हैं, तो हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पॉलिसीज़ बना तो दी जाती हैं लेकिन उसके आउटकम्स उस तरह से नहीं हमें देखने में अच्छा, मिलते। हमारा ना कारोबारी किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी मेरे साथ, एक एक्सपोर्टर एक इंडस्ट्रिस्ट ने, उसने कहा कारोबारी अफराद बहुत बुज़दिल होते हैं और डरपोक होते हैं, उन्हें थाना कचहरी नहीं जाना, उन्हें अपना काम चलाना है और वो उस चक्कर में फंसते हैं। और ये हमारे ऑफिसर्स को पता है कि इनकी गर्दन यहाँ से दबाई जाती है। अच्छा, 18% पे कर रहा हूँ मैं, पाकिस्तान में काम नहीं कर रहा। सही। अच्छा, पाकिस्तान में जितनी मैंने मैन्युफैक्चरिंग की है, जितनी मैंने बाइंग की है, उसका 18% सेल टैक्स मैंने पे किया है। ठीक है। मैं एक्सपोर्ट के ऊपर 18% सेल टैक्स फिर दे रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, वापस मैं कह रहा हूँ मेरे पैसे वापस दे दे, मैं पाकिस्तान में नहीं एक्सपोर्ट की, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। गवर्नमेंट कह रही है जी आपको 15 मिलेगा। ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर थ्रेशोल्ड 12 मिल जाता है। उधर अगर आपका करोड़ का रिफंड बना ना तो 8 से 10 लाख के ऊपर आपकी दौड़ लगनी है कि 8 लाख तो उन्होंने लेना है या 10 लेना है, मांगना है, तो आप कहते हैं यार 8 ले लें, 2 लाख छोड़ दें, क्योंकि आप कहते हैं जितना बच जाए और वो कहते हैं जितना आ जाए। यहाँ लगा टक। अब जहाँ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, PM ने अपनी स्पीच में कहा था। अच्छा, जब ये यहाँ से गया है ना तो अब आप अंदाज़ा करें, अगर मैंने देने से इनकार किया एज एक्सपोर्टर तो मेरी फाइल के ऊपर एक उज़र लगा दिया जाएगा, एक नुक्ता लगा दिया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स अनकम्प्लीट हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ दिस इज़ मतलब अब 2 माह पीछे चले जाए, जुलाई के मेरी एक्सपोर्ट के मैंने डॉक्यूमेंट जमा करवाए। अच्छा, अगर जुलाई वाला जब तक मैं मामला तय नहीं करूँगा, जिसे कहते हैं डेफर पेमेंट्स, अगर मैं जुलाई वाला ना करूँ तो ना मेरा अगस्त, ना मेरा सितंबर, ना मेरा अक्टूबर, यानी कि आगे कोई भी प्रोसेस ही नहीं होना। अब मेरे पास अगर 4-5 करोड़ उधर लग गया गवर्नमेंट के पास, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स का 25-25 करोड़ रुपया पड़ा है सही FBR के पास। एंड डू यू नो कितनी अमाउंट है इस पर पाकिस्तान एक्सपोर्टर्स की देने वाली? 250 अरब से ज़्यादा रिफंड्स पड़े हैं जो वापस देने हैं। तो आप तो इंडस्ट्री को मफलूज बना के बैठे हुए हैं, ये दें ना सब वापस। आपकी इंडस्ट्री, आपके इंडस्ट्री ग्रो नहीं करी, इंडस्ट्रीज के अंदर साढ़े पैसे तो दे दो, पैसे दें। वो कह रहा है मैंने कहाँ लेके जाना है, मैं 2 अरब की इंडस्ट्री लगा के बैठा हूँ, मैंने बाहर नहीं जाना, मैंने यहीं लगाने हैं। आप उसको दें, वो री इन्हांसमेंट करे, वो अपने आप को जिद्दत दे, तरक्की दे, मजीद प्रोडक्शन बढ़ाए, बाहर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बढ़ाए, सब कुछ करे। अच्छा, फिर वो क्या कहता है? वो कहता है मैं अब जैसे फ्रैंकफर्ट जर्मनी की बात कर रहे थे रामे साहब, पिछले साल गवर्नमेंट ने एक फिगर्स दे दिए, 5 अरब के हमारे पास ऑर्डर्स आ गए। एक्सपोर्टर्स ने कहा जी सानू 1 अरब नहीं लभे। क्यों? वो कह रहे हैं कि हमें अब हमें गाहक ऑर्डर क्या दे रहा है कि आप मुझे मतलब फॉर इंस्टेंस कह लें 1 लाख बेडशीट बना के देनी है। मैंने उसे कह दिया $5 में आपको एक बेडशीट दे दूंगा। अच्छा, मैं पाकिस्तान आया तो पता लगा जी अगले दिन बिजली महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गई है, पेट्रोलियम मसनूआत ऊपर चले गई हैं और जी मुझे रेट पड़ गया है सब 4.25 में। वो कह रहा है मुझे सारी ट्रांसपोर्टेशन कार्गो डाल। अच्छा, अगले दिन पता लगा रोड भी बंद हो गए हैं, अब एयर कार्गो जाना है, सब पढ़ के उसे 5.25 में पड़ा है, वो ऑर्डर करता है कैंसिल। गाहक कहता है जी ये अपने वफा के, ये वादों के वफा नहीं है, इनको ऑर्डर देने ही नहीं है। ये है चिनाब ग्रुप के भी डाउनफॉल की वजह, ये है चीमा बरादरान के डाउनफॉल की वजह, ये है आरजू टेक्सटाइल के, ये है पाकिस्तान फैसलाबाद के बड़े ग्रुप्स के डाउनफॉल की वजह, जिसपे हमने अपनी इंडस्ट्री को खुद हाथों तबाह किया 2005 के अंदर। हम भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? इस खौफ के दौर में कोई नहीं जीता। अब है रामे साहब के मुताबिक इन्वेस्टरों की दुनिया, वो कहते हैं पैसा फेंक तमाशा देख, वो पैसा फेंकते हैं, मार्केट ऊपर ले जाते हैं, पैसा उठाते हैं, दूसरी मार्केट फेंकते, वहाँ अप करते हैं। ये अप जो है सारी आर्टिफिशियल है, खरीदार तो कोई नहीं है, तो फिर आप किस लिए है? सोना खरीद रहा है अमेरिका और चाइना, तो सानू की आमद क्यों आई हुई है? यहाँ तो बाहर ही नहीं है। इन्वेस्टर फेंक रहा है, निकाल रहा है, फेंक रहा है, निकाल रहा है।
पॉलिसी बनाएं 5-10 साल के लिए कि धागे की कीमत ये होगी, आपके केमिकल्स की कीमत ये होगी, आपके इंपोर्ट। अब देखें पाकिस्तान के अंदर एकदम पता चलता है कुछ महीने पहले कि फलां केमिकल पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं हो सकते जी, ये आतिफ शाह हैं। आपने इंतजाम नहीं किए, आपने अपनी पोर्ट पे इंतजाम नहीं किए, पाबंदी लगा दी उस केमिकल पे। अच्छा हुआ क्या, जिसके पास पड़ा था ये बाहर से इंपोर्ट हुआ, उसकी कीमत डबल होगी। कॉस्ट किस पे पड़ी? कपड़े पे। आपको पता ही नहीं आप कर क्या रहे हैं, जिसका जो दिल करता है अजीब मदारियों वाला सिस्टम चलाया हुआ है। लगता है कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर किसी को लगता है कि इस डायरेक्शन में काम करना है, सब उस डायरेक्शन में डायरेक्शन ये है दिहाड़ी लो आओ, सिंपल बात है जी। सही। जिसकी जो कहते हैं मेरी दिहाड़ी लो मैं थोड़ा काम कर देना, सब अपने अपने चैन चक्कर में और कुछ भी नहीं है। सही, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी और हमारे क्राइसिस इस तरह से आते रहेंगे तो हम किस तरह से तरक्की करेंगे। एक तरफ हम बात करते हैं कि जी पूरी दुनिया में जिद्दत आ गई है और दूसरी तरफ हमारी पॉलिसी जो हैं उनमें ही हम स्टे नहीं देखते हैं, तो प्रॉब्लम होती हैं और ये प्रॉब्लम हमारे पूरे सिस्टम को मुतासिर कर रही है। जी वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले फैसलाबाद के मसाइल के हवाले से। टैक्सेशन का निज़ाम किस तरह से बेहतर होना चाहिए, पावर लूम्स को किस तरह से दोबारा से उनकी एक खोई हुई शनाख्त लौटाने के लिए क्या क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए। हम देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि बिजली की कीमत कम कर दी जाएगी, टैक्स निज़ाम जो है वो बेहतर कर दिया जाएगा, इकॉनमी डिजिटलाइजेशन की तरफ आएगी। ऐसे बेशुमार दावे किए जाते हैं, लेकिन ताजिर हों या इंडस्ट्रियलिस्ट हों वो इन वादों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि जी इनके रिज़ल्ट हमें उस तरह से नहीं मिलते। वीर खालिक रामी साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, जिस तरह बिलाल ने बड़ी खूबसूरत बातें की कि हमारे यहाँ अगर हम फ़ौरन से कोई ऑर्डर पाकिस्तान लेकर आते हैं, हम कीमत कोई और लगा कर लेकर आ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि अगले दिन बिजली की कीमत बढ़ गई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया, तो स्टेबिलिटी नहीं है। हमारे यहाँ पॉलिसीज़ जो हैं वो 5-10 साल के लिए नहीं बनाई जाती, बड़ी वक्ती तौर पर बनाई जाती हैं। तो इस चीज़ को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और किस तरह से इम्प्रूवमेंट हमें रिक्वायर्ड है? ये तो बातें कर कर के हमारे ना उस ब्लैक हेयर थे, अब हमारे भी सफ़ेद बाल हो गए। तो ये तो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। हर चीज़ का हर एक को पता है कि हम बातें कर रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान ने एक प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है, बग़ैर स्टेक होल्डर्स के, एसोसिएशंस के, चैम्बर्स के, फेडरेशन चैम्बर्स के कंसल्टेशन के, उन्होंने वो उड़ान प्रोग्राम उड़ा के रख दिया और उसके ऊपर कोई मशावरत नहीं की। इन्हीं स्टेक होल्डर्स के साथ अगर आप मशावरत करके उन चीज़ों के, उन दफ़ात को, उनकी फैसिलिटेशंस को शामिल करके करते तो कोई वजह नहीं है कि हम लोग जो टेक्सटाइल की 18-19 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट पे इतने सालों से बैठे हुए हैं 16 अरब से, तो ये 32-33 अरब रुपये की सिर्फ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हो रही है। 50 अरब के हदफ को हम लोग टच कर लें। आप देखिए अभी डेयरी के अंदर बेताशा पोटेंशियल मौजूद है। सिर्फ यूएई के अंदर जो अरब स्टेट्स हैं उसमें $2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट्स के वहाँ के ऊपर जो हैं वो एक चांसेस हैं। तो उस पर हमारा इंटरलूप वो एक ट्राई कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें मौका दें, लोगों के पास पोटेंशियल है, ज़हन है, लोगों की वर्किंग है, लोगों के आइडियाज़ हैं, फोकस है उनका कारोबार पे। पाकिस्तान को झंडा पाकिस्तान का बुलंद होना है। अल्टीमेटली वो चीज़ें उनकी, वो अदारों के, वो इंटरलूप की ग्रोथ या इंटरलूप का वो नहीं रह जाएगा कि तमगा कि इन्होंने अचीव किया। वो कहेगा जी पाकिस्तान की इंडस्ट्री ने आके यहाँ पे झंडे गाड़े। तो खुदा इन लोगों को मौका दें, इन लोगों को आप कानून कवानीन के कंप्लाइंसेस के बोझ तले ना दबाएं, इन लोगों को फ्री होकर काम करने दें। पाकिस्तान के लोगों में, पाकिस्तान का आम मेहनत कश भी जो है ये भी 10-10 घंटे, 12-12 घंटे एक पाँव पे खड़ा हो कि इतनी मेहनत कर जाता है कि दूसरे मुल्कों में लोग 3-3 दिन में उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं देते। तो हमारे सब लोग जो कोविड में आपको इतनी बड़ी मिसाल है, सारी दुनिया बांधती, क्यों पाकिस्तान चलता रहा कि हमारे अंदर रेजिस्टेंस भी है और रेजिलियंस भी बहुत है। तो इस कौम को, ये लोग तो फ्लड देख रहे, दरियाओं के पुलों के ऊपर पहुंच गए। वो जंग हमारी हुई, मार के आग बनानल मरसूस, तो इतनी बहादुर कौम है, इन्होंने तोपों के पीछे खड़े होकर तोपें चलती हुई देखी है, नारे लगा रहे हैं पीछे। इस कौम को, इसके पोटेंशियल को, आपकी 60% यूथ है, आप जैसे लोग यूथ जो है यूनिवर्सिटियाँ उनको ज़ाया कर रही हैं एक कागज़ का टुकड़ा दे के। बिल्कुल टेक्निकल एजुकेशन उनको दी जाए, उनको स्किल प्रॉपर दिया जाए, उनको काम किया जाए। वो लोग, आप अगर अभी भी टेफ्टा की जाके देखें, उनके कोर्सेज देखें,
तो वो आपको अभी भी वो ट्रैक्टर खोलने के तरीके बता रहे हैं, वो आपको जीवो गरीब चीज़ें बता रहे हैं। तो पूरा यूएई जो है सऊदी अरब के अंदर एक नया न्योन सिटी बन रहा है। अभी दुबई में, यूएई में इतनी ज़्यादा, कतर के अंदर इतने ज़्यादा वहाँ के ऊपर काम हो रहा है, तो इतना हमारे पास हमारी वर्क फोर्स को वहाँ अब्जॉर्ब करने के मौके हैं कि हम लोग तसव्वुर ही कर सकते हैं ना सिर्फ। लेकिन हम क्या भेज रहे हैं वहाँ पे? बैगर्स। बिल्कुल। जहाँ भी सऊदी अरब में कितने शर्म की बात है, वहाँ अगर वो गदागर पकड़े गए हैं 80% हमारे पाकिस्तान। तो हमें दुनिया हमारे पीछे जा रही है। मैं जनाब ट्रंप साहब हमारे फील्ड मार्शल साहब को दुनिया का बहादुर तरीन मिलिट्री ऑफिसर डिक्लेयर कर रहे हैं। हमारी अफवाज ने क्या उन्होंने मार्का माशाल्लाह किया, दुनिया को उन्होंने बता दिया कि टेक्नोलॉजी के साथ उसके अंदर उस जहाज़ में बैठ के शेर दिल जो पायलट है वो मैटर भी करता है। तो हमारे अंदर पोटेंशियल, हमारे अंदर जो खूबियाँ हैं, इनको सिर्फ आपने इस्तेमाल करना है। ज़रा नाम हो तो मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है, हर फर्द है मिलत के मुकद्दर का सितारा। बहुत माशाल्लाह पाकिस्तान फुल ऑफ जो है पोटेंशियल्स है। यहाँ सिर्फ उनको सेंचने की, नर्चर करने की, ग्रूम करने की ज़रूरत है। अपनी बस करें अपनी जायदादें बनाने में, अपने पूरी दुनिया के अंदर अपना बस करके। अब इस अर्ज़ मुक़द्दस ने जिन्होंने इतना नाम आपको दिया है, जिन्होंने बड़े बड़े मर्तबे पे लोग बैठे, बड़े छोटे लोग हो जाते हैं जब वो बड़े मर्तबों पे, बड़ी कुर्सियों पे, चाहे वो एसोसिएशंस की हैं, चैम्बरों की हैं, चाहे वो हुकूमतों की हैं, मिनिस्टरों की, जब वो छोटी छोटी हरकतें करनी शुरू कर देते हैं। हम तो हर चीज़ के गवाह हैं, पिछले 20 साल से बिजनेस पॉलिटिक्स में हैं। तो हमने एक एसोसिएशन के चेयरमैन और चैम्बर के प्रेसिडेंट से लेकर पाकिस्तान के टॉप नॉच बंदों की छोटी छोटी हरकतों को इस पूरी कौम ने देखा है। तो ये छोटे लोग हो जाते हैं। अब इनको सेल्फलेस होके सिर्फ इस पाकिस्तान के झंडे की सरबुलंदी के लिए इसकी कीमत कितनी दी? 1947 में लाखों लोगों ने सड़कें खून से भर गए, ट्रेनें खून से भर गए। आए रोज़ देखे, पिछले एक हफ्ता पहले हमारे 11 जवान जो हैं वो शहीद हुए। एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक मेजर साहब, एक सिपाही। ये बड़ा कीमती मुकद्दस खून है इन शोहदा का। खुदारा इस खून का ही आप जो है इसके तकद्दुस की परवाह कर ले। पाकिस्तान को इस तरह का नहीं है। हमारे पाकिस्तान का नाम दुनिया में सरबुलंद होने के लिए है। वो कायद आज़म साहब ने कहा था कि पाकिस्तान, नो पावर इन द वर्ल्ड कैन अनडू पाकिस्तान, सो इट्स पाकिस्तान हैव टू स्टे। जस्ट हमें लीडरशिप की और इस लीडरशिप को होश करने विजन की ज़रूरत है, इसको फोकस होने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की बड़ी देर के बाद हुआ है कि इस वक्त हमारी मिलिट्री लीडरशिप, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारे पाकिस्तान के वहाँ अलाइन एक जगह खड़े हैं। सिर्फ इनको आगे मौके दें, इनके ऊपर रहम खा लें और पाकिस्तान 6 माह के अंदर दुनिया पे छा जाएगा। हम बातें कर रहे हैं ना एशियन टाइगर, तो ये वाकई हम एशियन टाइगर हैं। हम ये निकल जाएंगे, जिस तरह बिलाल ने कहा कि वियतनाम की मिसाल हम लोग दे रहे हैं हर एक को। उनके हमारे पास एम्बेसडर आए। टैलेंट की कमी नहीं है जी, और हमें इस चीज़ को यूटिलाइज़ करना चाहिए। और हम देखते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट भी बहुत है, बस पॉलिसीज़ को थोड़ा सा हम ऑर्गेनाइज़ कर लें तो हम पूरी दुनिया को कम्पीट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया वहीद खालिक रामी साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। अगर हम पावर लूम्स के हवाले से बात करें, ये महज एक कारोबार नहीं है। इस कारोबार से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ वाबस्ता हैं, लाइफस्टाइल वाबस्ता है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस कारोबार के जितने भी मसाइल हैं हल करने के लिए इक़दाम भी किए जाए और पॉलिसीज़ में थोड़ा सा स्टे दिया जाए, ताकि हम देखें कि आने वाले 10 सालों में पावर लूम्स हमें दोबारा से बहाल होती हुई दिखाई दे। अभी वक्त हुआ जी एक ब्रेक का, स्टे विद अस। सिटी एट 10 में एक बार फिर खुशामदीद बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं शायरी के हवाले से। शायरी जो है वो रूह की ग़िज़ा समझी जाती है, अल्फाज को जज्बात के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है और शायर को कहा जाता है कि वो एक माशरे का आँख और कान है। और आज हमारे साथ ऐसे ही ख़ास शायर मौजूद हैं जिनके अदब से ताल्लुक़ जो है वो पिछले 50 सालों से है और 50 सालों से वो अदब में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और मैं समझती हूँ ऐसे शायर जो हैं वो खुशकिस्मती से किसी शहर को मिलते हैं
हैं। लेकिन ये बदकिस्मती हम लोगों की होती है कि हम ऐसे शायरों की कदर नहीं कर पाते हैं, इनकी शनाख्त को, इनकी पहचान को जो ये डिज़र्व करते हैं वो उस तरह से नहीं दे पाते हैं। जी, टैलेंट की फैसलाबाद में पहले भी कभी कोई कमी नहीं थी और आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है अमीर अली तलाश साहब ने। शायर भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब से बड़े मुतासिर हैं, मौलाना रूम को काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं और उनकी शायरी से और उनकी जो लिखने की सलाहियत है काफ़ी मैच करती है। तो इनसे जानेंगे कि कैसा सफ़र रहा है ज़िंदगी का, कितनी किताबें लिखी और सोसाइटी में क्या देखते हैं कि शायरी आज कहाँ पर स्टे कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का करम है, ठीक हूँ मैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले अमीर अली तलाश साहब ये बताइए कि शायरी का आगाज़ कब हुआ, कैसे पता चला कि मेरे लिए शायरी बनी है या मैं शायरी के लिए बनाऊँ? मैं आपके सवाल का जवाब बाद में देता हूँ। पहले मैं रद्द करूँगा कि अल्लामा साहब की एक मशहूर गज़ल है, ज़माना आया है बेहिजाबी का आम दीदार यार होगा, सकूत था पर्दादार जिसका वो राज अब आश्कार होगा। इसका आखिरी शेर है कि ना पूछ इकबाल का ठिकाना, अभी वही कैफियत है उसकी, कहीं सरे रह गुजार बैठा सितम कशे इंतज़ार होगा। एक दौर में एक शेर ने मुझे बड़ा तड़पाया, हत्ता कि मैंने खुद भी इसी ज़मीन में गज़ल कही। मैं इस वक्त आपको अपनी गज़ल का मकता सुनाना चाहता हूँ। तलाश के राजदां बने हो तो घर से निकले हो देखने को, तलाश के राजदां बने हो तो घर से निकले हो देखने को, ऐ दोस्तों तुमने देर कर दी वो अब तो देर मज़ार होगा। तो मुझे ये जान के, ये देख के बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अभी ज़ेर मज़ार नहीं गया और लोग मुझे तलाश करने लगे हैं, जैसा कि आपने भी तलाश कर लिया। बिल्कुल। तो मैंने 1969 में मैट्रिक की ताने वाला से तालीम आगे जारी ना रख सका। हमारे गांव में एक मौलवी साहब थे, मैं उनके पास चला गया क्योंकि 9वीं 10वीं में फ़ारसी पढ़ी थी, तो मैंने फ़ारसी और अरबी उनसे पढ़नी शुरू कर दी। करीमा, नामे आके, पांदनामा, गुलिस्तान, बोस्तान, ये किताबें मैं पढ़ रहा था उनसे। उसी दौरान अल्लामा साहब की दरब कलीम मुझे मिल गई, तो वो पढ़ के तो मैं अल्लामा साहब का बस आशिक हो गया, उनकी ज़ात का, उनके कलाम का, क्योंकि उनका कलाम, उनका मिजाज, उनकी तबीयत मेरी अपनी तबीयत से मैच करती थी। बिल्कुल सही। तो मैंने फिर दूसरी किताबें भी उनकी ख़रीद कर पढ़ने लगा और ख़ुद भी टूटे फूटे शेर कहने लगा। आप शायद सुन के हैरान हो कि 1972 में मैंने फ़ारसी में गज़ल लिखी थी। सही। तो ये सिलसिला चल निकला। फिर 1973 में मुझे समुद्री टाउन कमेटी में बतौर लाइब्रेरी क्लर्क मुलाजमत मिल गई। वहाँ तो ये जो चंगारी उस्ताद ग्रामी ने मेरे अंदर रखी थी वो शोला बन के भड़की। वहाँ बहुत सी किताबें पढ़ने का मौका मिला, मज़ीद किताबों का पता चला। तो यही वजह है कि मैं कोई दुनियावी लिहाज नाल, कारोबारी लिहाज के हवाले से मैं कोई अपना मकाम ना बना सका। बस ये 1983 में जामिया तिबिया इस्लामिया कॉलेज यहीं फैसलाबाद से मैंने दाखिला लिया और 1987 में फाजिल तब बल जराहत का डिप्लोमा हासिल किया और घर बैठक में ही मतलब खोल लिया। सही। तो आपको मालूम है कि जो दरवेश लोग होते हैं या शायर लोग होते हैं ये बड़े तन्हाई पसंद, बिल्कुल सेंसिटिव नेचर के होते हैं। हाँ, और तन्हाई पसंद भी बड़े होते हैं और ये फितरत के करीब रहना चाहते हैं। अगरचे शहरों में भी फितरत है लेकिन फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा है सहराई या मर्द कोस्तानी। तो पहले ज़रा जंगलों में बयोबानों में घूमना पड़ता है, रहना पड़ता है। तो मैं समझती हूँ शायरी आसान बात नहीं है, अपने जज्बात को अल्फाज में ढालना ये बहुत मुश्किल है। और मैं समझता हूँ कि फितरत खुद करती है लाले की हिलाबंदी। कुदरत ने जिसको शायर बनाना हो ना, उसको कुदरत माहौल भी वैसा दे देती है। अब आप देखें कि मेरी 2 शादियाँ हुई हैं। पहली शादी मेरी हुई है 92 में, सही, उस वक़्त मेरी 42 साल उम्र थी। और दूसरी शादी हुई है 99 में, 1999 में, उस वक़्त मेरी 49 साल ज़ाहिर शादी थी। तो अल्लाह ताला ने दूसरी बेटी से, दूसरी बीवी से 4 बेटे और 1 बेटी अता की है। सही। तो इन्हीं तकरीबन 40 साल तक तो मुझे पूछा किसी ने नहीं है। इन्हीं 40 साल तो काफ़ी उम्र हो जाती है,
उस वक़्त तो इंसान के बच्चे जवान हो जाते हैं, इंसान बुढ़ापे की तरफ चला जाता है। तो मेरा तो ये आलम हुआ, जैसा किसी ने कहा है कि आए भी लोग, बैठे भी, उठ भी खड़े हुए, हम जा ही ढूंढते तेरी महफिल में रह गए। जब मेरा उठने का वक़्त करीब आया है तो उस वक़्त ये ज़िम्मेदारी सारी घर की मेरे ऊपर आई है। तो वो जो इतना वक्त गुजरा है वो मेरा शायरी में और मुताले में ही गुजरा है। बिल्कुल इसी तरह से कुदरत ने मुझे मौका दिया। और शायरी के हवाले से जैसे आपने कहा कि ये शायरी जो है ये अल्लाह ताला ने इंसान को अता की हुई सिफत है। हर कोई शायर नहीं बन सकता, इसके लिए एक खास, जिसे कहते हैं, सलाहियत आपके अंदर माहौल होता है, खास एनवायरनमेंट होता है, उस्ताद होते हैं, घर का माहौल होता है, कुछ ठोकरें होती हैं, कुछ हादसात होते हैं, ये भी ज़रूरी है। अच्छा, इसके क्या रीज़न है कि शायर जो है वो हमेशा हमें नज़र आता है परेशानी में, एक दुख में और एक अजीब से इस्तराब वाली कैफियत में? क्या हमारे सोसाइटी जो है वो शायरों को इतना परेशान कर देती है, इतना लिमिटेड कर देती है? क्या रीज़न्स देखते हैं आप? जैसा कि आप भी बता रही हैं कि शायर एहसास बड़ा होता है, वो छोटे छोटे वाक़े को भी बड़ा तसव्वुर करता है। और यही वजह है कि एक आम वाक़या जिसको देख कर आम लोग गुज़र जाते हैं, शायर उस पर एक गज़ल कह देता है, एक नज़म कह देता है। और जो शायरी है ये भी एक डिलीवरी की सूरत होती है कि एक वाक़या देखा, एक हादसा देखा, कोई कैफियत देखी, तो वो शायर के दिलो दिमाग में, ख़यालात में वो सारा कुछ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, सारे ख़यालात, सारे वाक़यात, और फिर वो यानी गज़ल की या नज़म की सूरत में डल के बाहर निकलते हैं। तो शायर का बिल्कुल ही डिलीवरी जैसा कैफियत होती है। जब वो गज़ल या नज़म या जो कुछ भी वो कहना चाहता है कह लेता है तो फिर वो सुकून में आ जाता है। पहले बिल्कुल वो बेचैन होता है, बेकरार होता है। इसके अलावा भी सोसाइटी के इस्लाह के लिए शायरी बड़ी ज़रूरी होती है। अगर हम माशरती अवामिल के लिहाज से देखें, माशरती बुराइयों को हल करने के लिए जो ताकत कलम में है ना, वो हम देखते हैं तलवार में नहीं है। देखो ना, शायर के मतलब कहा गया है कि शायरी जो ज़ुबैस्त अज़ पैगम्बरी, कि शायरी पैगम्बरी का हिस्सा है। जो ड्यूटी पैगम्बरों की है कि भटकी हुई मखलूक को अल्लाह ताला की तरफ बुलाना, सही रास्ते की तरफ बुलाना, शायर का भी यही काम है। वो लोगों के दिलों के तर्जमानी करता है, उनके ख़यालात की, उनके एहसासात की, उनके जज्बात की, और फिर उनको भटके हुओं को सही निशाने मंजिल देता है, मंजिल दिखाता है उनको। असल शायरी ये है। काफ़िया रदीफ़ में उलझ जाना या अज़ान व बहूर में उलझ जाना ये कोई शायरी नहीं है। शायरी जैसा कि अल्लामा साहब फरमाते हैं कि शुनीदा आँचे पाकान उम्मत पुरा बशौक़ी रिंदाना गुफ्तम, कि जो कुछ मैंने पाकान उम्मत से सुना है वो मैंने तुझे शौक़ी रिंदाना के साथ बयान कर दिया है। तो ये शौक़ी रिंदाना है ना, यही शायरी है। वरना कह तो सब कुछ दिया गया है, पहले कौन सी बात है जो रह गई है। सैफुद्दीन सैफ भी फरमा गए हैं, सैफ अंदाज़े बयान रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। और नई बात तो कोई है नहीं, सिर्फ अंदाज़े बयान या शौक़ी रिंदाना जो है ना, यही अगले को मुतासर करती है। बिल्कुल इसी तरह से है। और सोसाइटी के हवाले से बात करें, आप पिछले 50 सालों से अदब की खिदमत कर रहे हैं, क्या ट्रेंड्स देख रहे हैं कि आज से 50 साल पहले शायरी किस तरह से की जाती थी, मौजूदा सिचुएशन आप किस तरह से देख रहे हैं? सही बात तो मुझसे पूछें तो मैं यही कहूँगा कि पुराने जितने भी शायर हैं ना, वो इस दौर में ख़िलाफ़ हो चुके हैं। वो क्यों? वो इसलिए कि पहले लोग अरबी फ़ारसी जानते थे। हमारा सारा अदब जो है 1000 साल वो तो फ़ारसी में है, तो अब तो कोई फ़ारसी पढ़ता ही नहीं है। इतना लोगों का मुताला नहीं है, इतना इल्म नहीं है, इतना ज़ौक़ सलीम नहीं है। तो जो सुलझी हुई शायरी, अच्छी शायरी है या अच्छे अल्फाज हैं, वो आजकल के लोगों को अमूमन समझ नहीं आते। आप हैरान होंगे कि मैं एक दफ़ा पंजाब राइटर वेलफेयर फंड लाहौर गया, नवाज शरीफ ने मुझे 50,000 रुपया लेकर दिया था वहाँ से, मैंने दरख्वास्त दी थी। तो मैं अपनी वो जो कलमी कापियाँ थी वो लेकर गया, तो वो वहाँ जो काम करते हैं ना, वो मुझसे मेरी किताबों का नामों का मतलब पूछें कि वादा नाम का क्या मतलब है, पैरान चाक का क्या मतलब है, ज़ादे फ़कीर का क्या मतलब है, ये मेरी किताबों के नाम है। तो वो मुझसे पूछते थे कि इन नामों का मतलब क्या है।
तो जो जदीद दौर की शायरी है वो बड़ी आसान है और आम लोगों के लिए आम फहम भी है, लेकिन जो पुरानी शायरी है वो मुश्किल शायरी है। अब आप अलामा साहब को ही देख लें, अलामा साहब के कलाम जो है वो अच्छे खासे लोगों को समझ नहीं आता, तो वो इतना मुश्किल है। तो यानी मेयार गिर गया है शायरी का, शायरी का मेयार गिर शायरी गया का मेयार गिर गया है। लेकिन ये हकीकत अपनी जगह पे है कि अगर कोई अच्छा शायर है ना, वह ख्वाह पुराना हो या नया हो, वो अच्छी शायरी करता है। लेकिन आजकल अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो गई हैं। अगर हम आज से 50 साल पहले देखें, बहुत बहुत टैलेंटेड शायर रहे हैं, हाँ जी। उन्हें अपना नाम बनाने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हाँ जी। आज का दौर सोशल मीडिया का है, आप खुद से अपने कोई भी गज़ल पढ़ सकते हैं, उसे अपलोड कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अब ज़्यादा आसान हो गया अपना नाम बनाना। ये बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे तो यहाँ भी कोई नहीं आने दे रहा था। जिधर मैं रब्ता करता हूँ, जिसको अपना तारफ़ कराता हूँ, किताबें दसता हूँ, तो वो सलाम लेने से ही जाता है, फिर वो रब्ता ही नहीं करता, फ़ोन ही अटेंड नहीं करता। पता नहीं उनको क्या है। ख़ास तौर पे ये जो अलामा साहब का मुझ पे रंग है और इतना मुतालिया है, इतनी किताबें हैं, पता नहीं इनसे वो मरूब हो जाते हैं या क्या होता है। तो वो मुझे तो घास ही नहीं डालते। ये आपके चैनल की मेहरबानी है, आपकी ज़रा नवाजी है कि आपने मुझे अहमियत दी और आपने मुझे अपने बिल्कुल, आप चैनल में फैसलाबाद बुलाया की है। पहचान है और जो पर्सन टैलेंट रखता है उसे सब लोगों से इंट्रोड्यूस भी कराना चाहिए। और आपने जिस तरह से अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब से बड़े आप इंस्पायर्ड हैं, मौलाना रूम से आप काफ़ी ज़्यादा हाँ जी। इंस्पायर्ड हैं, तो इनकी शायरी में एक खुदी का फ़लसफ़ा होता है, एक अपनी पहचान का फ़लसफ़ा होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है कि सोसाइटी में अपनी पहचान किस तरह से मनवानी है। तो ये है आज की और पुरानी शायरी में डिफरेंस। फर्दर भी शायरी के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे जी। वक्त हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस। सिटी एट 10 में एक बार फिर आप लोगों को खुशामदीद जी। बात कर रहे थे शायरी के हवाले से। हर दौर का एक तकाज़ा होता है और आज के दौर के हवाले से हम देखते हैं कि जिद्दत आ गई है, शायरी में भी जिद्दत आ गई है, हमारे टॉपिक्स हैं इनमें भी जिद्दत आ गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग शायरी से वाबस्ता होते हैं वो ये चीज़ महसूस करते हैं कि जो इससे पहले वाली शायरी थी उसमें प्यार था, मोहब्बत था, खलूस था, सोसाइटी के हवाले से जो इस्लाह के मौज़ूआत थे वो शामिल किए जाते थे। आज के दौर में इस चीज़ की कमी है जी। हमारे पास साथ अमीर तलाश साहब मौजूद हैं। तो मैं सर आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह आपने बताया कि आप इकबाल साहब की शायरी से बड़े इंस्पायर्ड थे, मौलाना रूम साहब से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, और मैंने जितना भी अल्लामा मोहम्मद इकबाल को पढ़ा है, खुद ही का एक फ़लसफ़ा था जी। अपनी पहचान बनाने के, एक फ़लसफ़ा था, एक हिम्मत थी। आप शायरी में पढ़ते थे, आप देखते थे। तो आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया? आपकी पहली किताब जो प्रिंट हुई वो कौन सी थी? मेरी पहली किताब उर्दू की 100 गज़लें हैं, पहला कदम के नाम से। वो पहले लाहौर से छपी थी, लेट लाइट पब्लिशिंग की CEO मोहतरमा हरीम फातिमा साहबा ने सही। छापी, लेकिन वो अच्छी ना छप सकी। सच्ची बात है कि दाने अदम में उठने वाला हमारा ये पहला कदम कुछ लड़खड़ा सा गया। तो फिर उन्होंने मुझे सैयद उमर आमिर साहब हैं, दास्तान पब्लिशिंग रावलपिंडी, उनका पता दिया, उनसे रब्ता किया तो उन्होंने बड़ी शफ़क़त और मेहरबानी का इज़हार किया और उन्होंने दोबारा फिर यही पहला कदम छापी। ठीक है। हाँ जी। तो उनका प्रोग्राम तो था कि हम आपकी सारी किताबें छापेंगे, लेकिन बाद में उनका मैसेज आया कि उन्होंने अपना इदारा बंद कर दिया है। ओहो। पता नहीं सही। कागज़ की महंगाई की वजह से या क्या। तो बस एक किताब ही मेरी छपी है। सही। तो ये पहला कदम कितना मुश्किल था, अगर हम शायरी के हवाले से भी बात करें और इस किताब को प्रिंट करने के हवाले से भी बात करें? नहीं, मेरे लिए तो मुश्किल था ही नहीं ना। हरीम फातिमा साहबा ने भी अपने खर्चा पे छापी थी और शाह साहब ने भी अपने खर्च पे छापी। मैंने तो 1 रुपया भी नहीं दिया, सही। बल्कि उन्होंने मुझे किताबें कुछ भेजी थी, तकरीबन 30 किताबें उन्होंने मुझे भेजी थी। मैं आपकी नज़र भी करके जाऊँगा। सही, ज़रूर। तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सही। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस भी अदबी इदारे से ताल्लुक़ मेरा होता है या जो भी इससे ताल्लुक़ रखता है, तो वो तैयार हो जाता है छापने के लिए। यानी वो ये नहीं देखता कि हकीम साहब से पैसे लिए जाएं, सही। क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह कलाम ही ऐसा है। आप यकीन करें, आज़ाद कश्मीर से लेकर कराची तक कितने लड़के लड़कियां मुझे जानते हैं और मेरे फ़ैन हैं, मुझे फ़ोन करते हैं।
ये जो PDF है ना, ये जहाँ जहाँ भी गई ना, ठीक है, इसे बहुत ही पसंद किया गया है मेरी किताब को। बिल्कुल इसी तरह से है जी। जब आप टैलेंटेड होते हैं, लोग आपको बड़ा सुनना भी पसंद करते हैं, आपका जो लिखा होता है उसे भी पढ़ना पसंद करते हैं। यहाँ पर मैं आपसे ये भी, अमीर अली तलाश साहब, ये भी जानना चाहती हूँ, अगर हम मौजूदा माशरे के हवाले से बात करें, आज के माशरे में बेशुमार सोसाइटी में सोशल इवल्स बढ़ गई हैं, तो बीइंग अ पॉइट आप क्या देखते हैं कि सबसे ज़्यादा किस मौजू पर आज के दौर में लिखा जाना चाहिए और जिस पर उस तरह से काम नहीं हो रहा? देखो ना, वो अल्लामा साहब फरमाते हैं अगरचे बोलते हैं जमायत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तबलीग करते रहे और चंद अफराद ही उनके आए, उनकी शरीयत के ताबे हुए। तो ये जो है ना, दिलों को फेर देना, ये शायरों का काम नहीं है, लिखने वालों का काम नहीं, ये तो वली अल्लाह जो बुज़ुर्ग है उनका काम है। लेकिन मौजूदा हालात के मुताबिक मैं देखता हूँ कि एक तो शायरी थोड़ी सी आसान होनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल अल्फाज नहीं होने सही। चाहिए। यानी जो मौजूदा जनरेशन का बच्चों का ज़हन है, मुतालिया है, उसके मुताबिक शायरी होनी चाहिए। सही, दूसरा ये कि जो इस वक्त हम मुसलमानों को अशद ज़रूरत है ना, वो ये है कि हम इस्लाम से बहुत दूर हो गए हैं। तो शायर का ये फ़र्ज़ बनता है कि ख़ास तौर पे वो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में, बच्चों में पैदा करे, उसकी तरफ बुलाए। और अल्लामा साहब ने सारी उम्र यही काम किया है। अल्लामा साहब इसका दरस ही देते रहे सारी उम्र कि दर दिल मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ास आबरू माज नाम मुस्तफ़ास, हमारी तो इज़्ज़त और आबरू भी हजूर के नाम से ही है। बेशक, तो इसकी तरफ बनाना चाहिए। अलबत्ता इसमें थोड़ी सी तब्दीली ये हो जाए कि ज़रा आसान सिनफ में जैसे दौड़े हैं सही, या पंजाबी है, ख़ास तौर पे पंजाबी लोगों को ज़्यादा समझ आ जाती है, ज़्यादा मुश्किल उर्दू ना हो, मुश्किल अल्फाज आसान ना लफ्ज़ हो, आसान पैराए में बयान किया जाए। लेकिन कोशिश यही की जाए कि जो मुसलमान भटक चुका है ना, और ख़ास तौर पे जो ये मोबाइलों ने तबाह कर दिया है मुसलमानों को, सोशल मीडिया ने काफ़ी हाँ, ज़्यादा सोशल मीडिया इंसानों ने- की ज़िंदगियों को मुतासिर देखो कर ना, दिया है। मैं तो सच्ची बात है, मैं तो बिल्कुल ही दिल ढा के बैठ गया हूँ घर कि हमें अब कौन पढ़ेगा, इन किताबों को ख़रीदेगा कौन अगर छप गई तो। अब तो दौर आ गया सोशल मीडिया का, सही। अब तो किताब जेब से ख़रीदता ही कोई नहीं है। तो बड़ी तकलीफ़ है, बड़ी परेशानी है। सही, एक तरफ अगर हम देखें कि टेक्नोलॉजी ने ज़िंदगी आसान की है, जिद्दत हमने देखा है कि आई है, एक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक क्लिक के ज़रिए हमारे पास मौजूद हो जाती है, वहीं पर शायरी को काफ़ी ज़्यादा मुतासिर किया है। तो आपने सोशल मीडिया पे शिफ्ट होने का नहीं सोचा कि जहाँ पर अगर हमारे सारे यंगस्टर्स जो हैं वो आपके फ़ैन भी हैं, तो आप सोशल मीडिया को कहीं ना कहीं एक टूल यूज़ करें? ये बहुत अच्छा ज़रिया है, ये आसानी के साथ इंसान अपना तारफ़ करा सकता है, अपना कलाम भेज सकता है। और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं पहला अमीर अली तलाश होता ना तो आप मुझे यहाँ ना देखते। मैं तो सारी उम्र गुमनाम और गुलशन रहा हूँ, लेकिन अब मुझे शिद्दत से ये एहसास है कि ये मैंने गलती की है और गलती कर रहा हूँ। ये जो कुछ भी मेरे पास अदब पा रहे हैं, ये तो आने वाली नस्लों की, मेरे दोस्तों की अमानत है, बिल्कुल, ये उन तक पहुँचनी चाहिए। इसीलिए मैं अब घर से निकला हूँ और कोशिश कर रहा हूँ हतलवसा कि मैं मंदिर यहाँ पे आ जाऊँ। और ये भी कोशिश कर रहा हूँ आपके पास भी आने की ख़ास वजह ये भी है कि अल्लाह करे कि आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं किसी बड़ी शख्सियत के, किसी अदबी के नज़रों में आ जाऊँ, सही, वो नोटिस ले ले, क्योंकि मेरी माली हालत तो ठीक नहीं है, मैं तो किताब छपवा नहीं सकता। बिल्कुल सही। अगर गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट कर दे तो फिर ये सारा कुछ आसानी से हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह से आप काफ़ी टैलेंटेड हैं और जिस तरह से आप पिछले 50 साल से अदब में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो इसके साथ साथ अल्लामा मोहम्मद इकबाल को आप काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं, मौलाना रूम से भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हैं। तो मौलाना रूम की शख्सियत से आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ इंस्पायर करती है? वो जो वादतुल वजूदी हैं ना, उनके सरखेल और सिरदार हैं। कोई भी वजूदी रूमी से बच के नहीं जा सकता, उनका कलाम पढ़ना पड़ेगा और साथ अलामा साहब का पढ़ना पड़ेगा, मैं कहता हूँ, क्योंकि वो तो उस्ताद हैं सबके, वो तो पीरो मुर्शिद हैं, वो जितने भी इबादतुल वजूदी हैं सब के पीरो मुर्शिद हैं। और उन्होंने सारा कुरान पाक ही तो बयान किया है, मसनवी है, मौलवी है, मानवी, हस्त कुरान दर ज़बान पहलवी,
जामी साहब फरमा गए कि ये फ़ारसी ज़बान में कुरान मजीद है, ये जो मसनवी है। तो उन्होंने सारे ये हक़ाइक़ बयान किए हैं और साथ साथ तसव्वुफ़ को, वहदतुल वजूद को साथ रखा है। और अल्लामा साहब एक जगह अपने बेटे जवेद को भी नसीहत करते हैं कि मौलाना रूम की शागिर्दी इख्तियार कर, उनके पीछे पीछे चल, वो बिल्कुल तुझे हकीकत के घर अंदर लेके जाएंगे, वो अंदर लेके जाएंगे, वो बाहर नहीं रखते, वो अंदर लेके जाते हैं। तो ये ज़रूरी है। और मैं अर्ज़ करना चाहता था कि फ़िक्र इकबाल की रोशनी में मैंने 50 मकाला जात लिख रखे हैं। ये मेरा बड़ा एजाज़ है। 50 मकाले मैंने लिख रखे हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस मौजू पे लिखा? नहीं, मौजू सबसे पहला मेरा मकाला था इकबाल और तामीर शख्सियत। सही, इकबाल और तामीर शख्सियत, ये मेरा पहला मकाला था। फिर इकबाल और औरत, इकबाल और मर्द मोमिन, इकबाल और ज़िंदगी, इकबाल और मौत, इकबाल और वहदतुल वजूद, इकबाल और तसव्वुर ज़मान व मकान, इकबाल और तसव्वुर खुदी, इकबाल और इश्क़ रसूल, इकबाल और इश्क़ अहले बैत अतहार। ये इस तरह के मेरे हैं मकाले। और एक मकाला मैंने एंटी इकबाल, लोगों की रेशा दवानियाँ और कार सतानियाँ। एंटी इकबाल, लोगों की रेशा दवानियाँ और कार सतानियाँ। जो इकबाल के मुखालिफ लोग हैं, इकबाल के हवाले से उनके ख़िलाफ़ बातें करते हैं, उस पर भी मैंने एक मकाला लिखा। सही। इकबाल और शख्सियत के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि ये मुकालमा किस हवाले से था? नहीं, इकबाल और तामीर शख्सियत। हाँ, तामीर शख्सियत। हाँ, वो इस तरह शुरू होता है कि बच्चा जब आँख खोलता है तो सबसे पहले मुझे माँ बाप का माहौल मिलता है, फिर बड़ा होता है तो उस्ताद मिलते हैं, और माँ बाप भी, ख़ास तौर पे माँ भी, जो कि उसका पहला मदरसा है, बिल्कुल पहले दरसगाह है माँ की, यहीं से वो सीखना शुरू कर देता है। जैसा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान है, उतलिबुल इल्मा मिनल माद इलल लाद, कि पंगोड़े से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। जनाब से पंगोड़े से कहा है, पंगोड़े से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। तो वो उसकी शख्सियत की तमीर तो वहीं से होना शुरू हो जाती है। फिर आगे स्कूल में जाता है, उस्ताद अच्छे उसको मिल जाते हैं। अगर कोई कसर रह जाती है, जवान हो जाता है, तो बाकी कसर ज़माने की ठोकरें काट देती हैं वो निकाल देती हैं, तो उसकी शख्सियत की तामीर होनी शुरू हो जाती है। सही, बिल्कुल इसी तरह से एक शायद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सिखाती हैं हमारे माशरे में। अगर हम देखें जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं, इस पर भी शायद बहुत ज़्यादा लिखते हैं। वक्त हुआ जी एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और अब बात कर लेते हैं कुछ शहर के डेवलपमेंट के हवाले से। फैसलाबाद एक बड़ा शहर है और अगर हम बात करें आज से 2 माह पहले, 3 माह पहले, तो हम देखते थे कि शहरियों के बड़े शिकवे हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। कहीं पर पैच वर्क होना बाकी है, कहीं पर सीवरेज के मसाइल हैं, कहीं पर अंडरपास की जो तामीरात के मामलात हैं वो उस तरह से नहीं शुरू हो पा रहे। अब अच्छी खबर ये है कि जी डेवलपमेंट के हवाले से जो मौजूदा इंतज़ामिया है इन्होंने इक़दाम करने शुरू कर दिए हैं। वो इनवलिटी पुल हो, वो झाल वाला पुल हो, हम देखते हैं कि वहाँ पर काम होना शुरू हो गया है। ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए भी रूट्स प्लान कर लिए गए हैं। इसके साथ दीगर ऐसे मसाइल हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो अभी भी मौजूद हैं। इसी पे बात करने के लिए जी हमें ज्वाइन किया है हमारे रिपोर्टर इमरान असलम ने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी इमरान असलम, बताइएगा फैसलाबाद के पुराने अगर दरीना मसले के हवाले से बात करें, रोड डेवलपमेंट का बड़ा इशू था, तो किस तरह से देख रहे हैं, कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया है रोड्स के हवाले से? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलपमेंट के हैं, ये दरीना मुतालबात थे। सबसे पहले बड़ा मुतालबा ये था कि जो जाल फ्लाईओवर है उसकी जॉइंट्स की तब्दीली का काम है। जो अरसा दराज से 2015 से ये जो पुल तमीर हुआ था और वहाँ के भी जॉइंट्स उखड़ चुके थे, जिसकी वजह से गाड़ियों को अभी जो है वो 7 करोड़ से ज़्यादा की लागत से इस जॉइंट तब्दीली का काम किया जा रहा है, जिसको दिसंबर तक मुकम्मल किया जाएगा। इससे कबल जो है नवल्टी पुल की बात करें तो उसकी रीकारपेटिंग पर 4 करोड़ लागत आई है, उसका काम मुकम्मल कर दिया गया है। हाईवे डिपार्टमेंट की जानब से फैसलाबाद में जितनी भी जो मेन शाहराहें हैं, इसके साथ साथ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानब से कमिश्नर फैसलाबाद के हिदायत पर पैच वर्क जो है वो शुरू करवा दिए गए हैं। और इसके साथ साथ फैसलाबाद में
इमरान असलम ये भी बताइएगा, जो आए जहाज हैं। फ्लाईओवर है ये एक मसरूफ़ शराह समझी जाती है, और जहाँ पर ट्रैफिक का बहाव हम देखते हैं कि सुबह के टाइम भी काफ़ी ज़्यादा होता रहा है और शाम के औकात में भी। तो डाइवर्ट रूट्स के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? वहाँ पर तो कई ट्रैफिक के मसाइल नज़र तो नहीं आ रहे? जी बिल्कुल, जो शुरुआत के 5 रोज थे वहां पर ट्रैफिक के अल्टरनेट रूट्स दिए गए, क्योंकि शहरियों को मालूम नहीं था कि किस तरफ जाएं। तो सिटी ऑफ फैसलाबाद और हाईवे डिपार्टमेंट की जानब से अवेयरनेस और इसके साथ साथ वहां पर उनको अल्टरनेट रूट्स दिए गए। जो स्मूदी रोड की तरफ से आने वाली ट्रैफिक है शहर की तरफ, उसको डिस्कोर्ट रोड और वेया नोएटे पुलिस स्टेशन जो की तरफ मोड़ा गया है। जो सतियाना रोड की तरफ आने वाली ट्रैफिक है उसको डी ग्राउंड का और दुल्लापुर का रोड इस्तेमाल करते हुए वो स्टेशन चौक तक पहुंच सकती है। इसी तरह इस शहर से स्मूदी रोड या सतियाना रोड की तरफ जाने वाली ट्रैफिक है उसको भी अल्टरनेट रूट्स दिए गए हैं। ट्रैफिक की बिला तअत्तुल फाहमी के लिए और बिला रुकावट के हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानब से अल्टरनेट रूट्स दिए गए ताकि शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और एक साइड जो है वो तकरीबन 15 रोज में मुकम्मल कर ली जाएगी जाल फ्लाईओवर की, उसके बाद उसको ओपन कर दिया जाएगा। इसी तरह फिर दूसरी जो सतियाना वाली साइड है जाल फ्लाईओवर की, उस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। दिसंबर तक इस पूरे फ्लाईओवर को ज्वाइंट का काम जो है मुकम्मल किया जाएगा, और ताकि पुल के मबैन जो रास्ता है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। इसके साथ साथ जो गाड़ियों के रोजाना की बुनियाद पर मसाइल से टाइप्स को लेके बिल्कुल सही, नवल्टी पुल और झाल वाला फ्लाईओवर हम देखते हैं कि ये पुराना मसला है और इस पे काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा अंडरपासेस हैं, जैसे अब्दुल्लापुर हम पुल के हवाले से बात करें, ये भी काफ़ी ज़्यादा पुराना है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जॉइंट के मसले नज़र आ रहे हैं। तो क्या इन पुल के हवाले से भी इकदाम किए जाएंगे, यहाँ पर भी डेवलपमेंट होगी? जी बिल्कुल, निशाताबाद पुल है और उसके साथ अब्दुल्ला पुल है, इसकी रीकारपेटिंग के हवाले से जो है फिजिबिलिटी और रफ कास्ट एस्टीमेट तैयार किए जा रहे हैं। और एज सुन एज पॉसिबल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी जब उसको मंजूर करती है तो उस पर भी पैच वर्क इसके साथ रीकारपेटिंग का काम शुरू करवा दिया जाएगा। शहरियों का देना मसाइला है और जिसको सिटी 41 की जानब से हर बार जो हाईलाइट किया जाता है। तो अभी निशाताबाद और अब्दुल्ला पुल की जो रीकारपेटिंग है वो होप्सो आइंदा आने वाले दिनों में शुरू करवा दी जाएगी। तो फैसलाबाद में डेवलपमेंट सेक्टर को लेकर जो है डिस्ट्रिक्ट वर्किंग पार्टी जो है काफी हद तक मौसर इकदाम उठाए जा रहे हैं, जिसमें पैच वर्क से इसके साथ साथ रोड बहाली का काम था उस पर जो है वो काफी हद तक तवज्जो दी जा रही है। और पुलों की खस्ता हालत को जो है मद्देनजर रखते हुए इनकी रीकारपेटिंग का काम जो है उसे शुरू करवाने के हवाले से हाईवे डिपार्टमेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वाज़ेह तौर पर हदायत जारी की गई है। ये भी बताइएगा इमरान असलम, हम देख रहे हैं कि ब्रिजेस पे काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जॉइंट्स पे काम होना ब्रिजेस के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फैसलाबाद शहर के बेशुमार ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पैच वर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो शेखुपुरा रोड हो या सरगोदा रोड के हवाले से बात हो, तो क्या यहाँ पर भी डेवलपमेंट का काम होगा? बिल्कुल ऐसे ही है। जो गुज़श्ता माली सालों में हाईवे डिपार्टमेंट या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो ठेकेदार के उनकी जानब से जो काम छोड़ा गया था उनको भी एक्सप्लेनेशन नोटिस जारी किए गए हैं कि आप लोगों की जानब से काम क्यों पूरा छोड़ा गया। अभी दोबारा से जो है इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा, जैसा कि शिवपुरी रोड के मसाइल हैं, इसके साथ साथ जरावाला रोड का एक पोर्शन बाकी है और स्मूदी रोड का पैच वर्क शुरू करवा दिया गया है गोरियावाला पुल के करीब से। इसी तरह दीगर जितने भी रोड्स डैमेज हैं वहां पर काम शुरू करवाने के हवाले से हाईवे डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और लोकल गवर्नमेंट की जानब से टेंडर भी जारी किए जा रहे हैं। बुनियादी मकसद यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल जो है वो हल हो सके। और ऐसे में फैसलाबाद में जो बड़ा एक पब्लिक इंटरेस्ट का मनसूबा है जिसमें फैसलाबाद IT यूनिवर्सिटी और सफारी पार्क है, उसकी जो फिजिबिलिटी और समरी है वो डिप्टी कमिश्नर की जानब से अभी वज़ीर ऑफिस पर फाइल की गई है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया इमरान असलम फॉर अपडेटिंग अस अबाउट दी करंट सिचुएशन ऑफ द सिटी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। शहर के हवाले से हम बात करें तो फैसलाबाद शहर का पुराना मुतालबा था रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी, सफाई पार्क के हवाले से भी, और अब दिखाई दे रहा है कि इस पर इक़दाम जो हैं वो होना शुरू हो गया। बड़ी अच्छी बात है और शहरियों के मुतालबा जब हल होते हैं तो शहरी काफ़ी ज़्यादा इस पर खुश दिखाई देते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे शायरी के हवाले से। शायरी जो है वो हमारी सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट के लिए बड़ा काम करती है जी। बहुत सारे लोग हैं जो कि शायरी को सुनना पसंद करते हैं और आज के दौर में तो सोशल मीडिया का एक ट्रेंड है, सोशल मीडिया पे भी लोग शायरी कर रहे होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी आज की जो शायरी है वो हमारे जो टॉपिक्स हैं, जो मौज़ूआत हैं, जिसमें हम देखते हैं कि सोशल इवल्स पे उस तरह से काम नहीं हो रहा है। तो इस पर मैं अमीर तलाश साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ, जिस तरह हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि आप मौलाना रूम से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हैं। क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है? और आज की अगर सोसाइटी के हवाले से बात करें तो उन्होंने जो हमें सिखाया है या समझाया है अपने बुक्स के ज़रिए, अपने कलाम के ज़रिए, वो हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं?
देखो ना, ये जो नई नस्ल है ये तो अमूमन फ़ारसी पढ़ ही नहीं सकती। अब तो फ़ारसी वैसे भी तर्क हो गई है, तर्क कर दी गई है। तो इसका आसान तरीका यही है कि शायरी में पंजाबी है, उर्दू है, और इसमें उनका सलीस तर्जमा किया जाए। अलामा साहब के कलाम का, रूमी साहब के कलाम का, उनका जो नज़रियात हैं, उनके जो ख़यालात हैं, उनको उर्दू और पंजाबी के कालम में डाला जाए। और ये हो सकता है, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। शायद आपने सुना हो कि एक माहिया भी सिनफ है, रब इश्क कमा बैठा, रब इश्क कमा बैठा, एक दम दे बदले गल दुनिया नू पा बैठा। मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, और जनाब की मोहब्बत की खातर ये सारी कायनात बना दी। ये जनाब के लिए ही बनाई है अल्लाह ताला। तो ये पंजाबी में कितना सादा सा एक बयान है, रब इश्क कमा बैठा, एकदम दे बदले घर दुनिया नू पा बैठा। मैं उस वक़्त हैरान हो गया जब मैंने अलामा साहब का शेर इसी से मिलता जुलता पढ़ा। फरमाते हैं, तुरा दर्द यके दर सीना पेचन, ऐ अल्लाह ताला तुझे एक हस्ती का जो दर्द था ना, वो तेरे दिल में पेचो ताब खा रहा था, अंगड़ाइयाँ ले रहा था। तुरा दर्द यके दर सीना पेचन, जहान रंगो बूरा आफरीदी, और इस जहान रंगो बू को तूने पैदा कर दिया, यानी उस एक हस्ती की खातर। बेशक। तो देखो ना, यही बात अलामा साहब ने भी कह दी। वो कहते हैं कि 100 सियाने थे एको मत, यानी बात जो हकीकत है वो फ़ारसी में हो, अरबी में हो, पंजाबी में हो, वो होती एक ही है, अंदाज़ बयान मुख्तलिफ होता है। तो मैं समझता हूँ कि जो अलामा साहब ने भी, अलामा साहब का कलाम भी शामिल करें, क्योंकि वो भी ज़्यादा फ़ारसी में है, और आपकी तो उर्दू भी फ़ारसी है। बिल्कुल इसी तरह से है। और हम देखते हैं कि ज़िंदगी में हम आज के दौर के हवाले से बात करें ना, हम दिखते हैं हम अपनी असल से दूर हो गए हैं। हम देखते हैं कि हम में सोशल इवल्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं, तो ऐसे में इस्लाहात की बड़ी ज़रूरत है। इस पर हम फर्दर भी बात करेंगे। वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और अब बात करते हैं रेलवे के मसाइल के हवाले से। हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो रेलवे के मसाइल वैसे ही मौजूद थे, और दूसरी तरफ आज से 40 दिन पहले या हम 2 महीने पहले की बात करें तो सैलाब ने पूरे पंजाब को मुतासिर किया, जिसमें रेलवे ट्रैक भी मुतासिर हुए, जिसमें तमाम इंतजाम जो हैं हम देख रहे थे, वो किसान भी हैं, वो तमाम तर लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुतासिर हुई वो रेलवे ट्रैक है, जो कि अभी तक बहाल हुए हैं या नहीं हुए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइव कॉल पर मौजूद हैं सिटी 41 के रिपोर्टर अवैस अली। अस्सलाम वालेकुम अवैस। वालेकुम सलाम। अवैस, ये बताइएगा कि रेलवे के ट्रैक के हवाले से बात करें तो क्या सिचुएशन देख रहे हैं, क्या ट्रैक जो हैं वो बहाल हो चुके हैं? बिल्कुल महविश, सैलाब ने मामला पे ज़िंदगी को बहुत मुतासर किया जिन इलाकों में सैलाब आया था, मगर उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा सैलाब ने किसी को मुतासर किया है तो वो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन का ट्रैक है, और फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से दीगर शहरों को जाने वाली ट्रेनें हैं। आज 40 रोज हो चुके हैं। फैसलाबाद से कराक्रम एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस और इसके साथ साथ रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है वो ताहाल बहाल नहीं हो सकी हैं, क्योंकि फैसलाबाद से जो ट्रेनों का रूट दीगर शहरों को जाता है वो ताहाल मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं है। इसकी वजह से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन को भी एक बड़े खसारे का सामना है। 16 रोज मिल्लत एक्सप्रेस बन रही है, और अब 40 रोज हो चुके हैं ये 3 ट्रेनें जिनमें कराक्रम है, पाकिस्तान और रहमान बाबा एक्सप्रेस है, बहाल बंद पड़ी हुई है, और फैसलाबाद से इनको बहाल नहीं किया जा रहा। 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का खसारा जो है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन को हो चुका है। क्या वजूहात हैं कि 40 दिन का वक्त गुजर गया है और ये ट्रैक बहाल नहीं हो सके हैं? क्या रेलवे के पास फंड्स मौजूद नहीं है, या मैन पावर कम है? क्योंकि शहरियों को तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सैलाब ने जिस तरह से रेलवे ट्रैक को मुतासर किया है, माजी में शायद इस तरह से मुतासर नहीं किया था, और इतने बड़े पैमाने पर जो रेलवे का ट्रैक है वो मुतासर हुआ है कि ताहाल उसकी बहाली का काम जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका है। महकमा रेलवे का ये मौक़िफ़ है कि ना सिर्फ ट्रैक को बहाल किया जा रहा है, ना सिर्फ मेंटेनेंस की जा रही है, बल्कि ट्रैक का वो हिस्सा जो पानी की जद में आ गया था, जहाँ पर पानी ज्यादा था,
जंग आलूदा हो गया था, वहां पर ट्रैक बेशतर मकामात पर जो है वो ट्रैक नया भी तमीर किया जा रहा है, ताकि मुस्तकबिल में जो है रेलवे सफर को और ट्रेनों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और इसी वाले से महकमा रेलवे का मजीद यही कहना है कि चंद दिनों में जो है वो अब ट्रैक को बहाल कर दिया अभी जाएगा। तक कुछ मगर ये बता सकें कि महकमा रेलवे जो है कितने दिन लग सकते हैं, कि अभी भी सिर्फ लापरवाही से सिचुएशन बताई जा रही है कि कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, क्योंकि शहरियों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ रहे हैं और फैसलाबाद रीजन भर के शहरियों को बढ़ रहे हैं, क्योंकि फैसलाबाद से रावलपिंडी, कराची, पेशावर और इसके साथ साथ लाला मूसा जाने वाली जो ट्रेनें हैं उनका रूट बहाल नहीं हो सका। इस पर महकमा रेलवे ये कहता है कि 8 से 10 रोज में जो वो ट्रैक की बहाली का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा और ये जो ट्रेनें जिनको 40 रोज हो चुके हैं बंद हुए, उनको भी बहाल कर दिया जाएगा। सुबह के औकात में जो कराची से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें पहुंचती थी और उसके बाद यही ट्रेनें शाम के औकात में फैसलाबाद से कराची के लिए रवाना होती थी, तो लाखों रुपए का रोजाना की बुनियाद पर ट्रेनों का रेवेन्यू था जो ताहाल 40 रोज से बंद है। न सिर्फ फैसलाबाद रेलवे स्टेशन को खसारे का सामना है, बल्कि मुसाफिरों के लिए भी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। मुसाफिर जो है वो दीगर ट्रांसपोर्ट के जराया इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, कराची के लिए भी, रावलपिंडी के लिए भी, पेशावर के लिए भी, क्योंकि नॉर्मल हम देखते हैं कि जैसे ही आउट ऑफ प्रोविंस मुसाफिरों ने सफर करना होता है या फिर रावलपिंडी जाना होता है, कराची जाना होता है, तो उसके लिए लोग जो हैं वो रेलवे सफर को तरजीह देते हैं कि रेलवे एक तो सफर का सस्ता जरिया है, दूसरा लोग जो है वो दीगर ट्रांसपोर्ट की निस्बत दूर दराज के सफर के लिए ट्रेन सफर को जो है वो तरजीह देते हैं और रोजाना की बुनियाद पर हजारों मुसाफिर फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से दीगर शहरों को जो है वो रवाना होते हैं। लेकिन ताहाल फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का रूट बहाल नहीं हो सका, जो कि महकमा रेलवे की सुस्ती का भी सबूत है और बदइंतजामी का भी सबूत है कि 40 रोज गुजरने के बावजूद फैसलाबादियों को, फैसलाबाद रीजन भर के जो मुसाफिर हैं उनको ये सहूलत बहाल नहीं हो सकी है सैलाब के बाद कि वो दीगर शहरों को सफर कर सके और अपनी मनाजिल पर जो है वो रवाना हो सके। वैसे ये भी बताइएगा, फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की अगर बात की जाए तो वहाँ पर क्या क्या मसाइल आप देख रहे हैं? फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के जो मसाइल हैं उनका शायद अब हल जो है वो किसी हद तक हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर स्कैनर मशीन एक अर्सा दराज से खराब थी। हम कई बार उसको हाईलाइट भी कर चुके हैं कि लोगों को जो है वो बगैर चेकिंग के स्टेशन में दाखिल होते हैं। अब जो है वो चंद दिन तक फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर जदीद तर्ज का जो महकमा रेलवे के मुताबिक प्लेटफार्म है उसकी तमीर का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। फैमिलीज वेटिंग हॉल जो है वो भी जदीद तर्ज का बनाया गया है। रेजोल्यूशन जो दफातर हैं वो भी जदीद तर्ज के बनाए गए कि लोगों को टिकट लेने में दुश्वारी ना हो, और इस पर महकमा रेलवे की जानिब से 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम। वैसे से कबल अगर देखें तो लेडीज काउंटर रेलवे स्टेशन पे मौजूद नहीं था, क्या उस काउंटर को बहाल करने के हवाले से कोई इकदाम किए जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर बुजुर्ग हजरात और लेडीज को सहूलत फराहम करने के लिए लेडीज काउंटर जो है वो तमीर किया गया था, ताकि खवातीन जो है वो बआसानी जो है वो लाइन में लग के अलग से अपनी टिकट जो है वो ले सकती हैं। वो बंद हो चुका था और अब जो है वो दोबारा से रिजर्वेशन दफातर की तमीर हो रही है। अब जो जदीद तर्ज का जिसका महकमा रेलवे दावा कर रहा है कि हम यहाँ पर फैमिली वेटिंग हॉल बनाएंगे, रिजर्वेशन दफातर बनाएंगे, और उसके बाद इस बात का जायजा लिया जा सकेगा कि क्या ये जो दावे महकमा रेलवे कर रहा है ये फैमिली वेटिंग हॉल और रिजर्वेशन दफातर और जो प्लेटफार्म है उसकी तमीर के बाद ये तमाम मुसाफिरों के उम्मीदों पर पूरा उतरता है। और ये बिल्कुल भी बहुत सी खवातीन फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर आती हैं, मैं तो उनकी जानब से ये मुतालबा बारहा मरतबा किया जाता है कि उनको टिकट लेने के लिए मर्दों की लाइनों में लगना पड़ता है, लंबी लाइनों में जो है वो घंटों इंतजार करना पड़ता है, तो उनके लिए जो है वो अलग से काउंटर बनाना चाहिए ताकि खवातीन जो है वो बआसानी अपने टिकट ले सकें और रेलवे सफर की सहूलत हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया वैसली तफसीलात से आगाह करने के लिए जी। उम्मीद तो यही की जा रही है कि आने वाले 10 से 15 रोज़ में जो रेलवे ट्रैक है वो दोबारा से बहाल हो जाए। ख़वातीन के लिए जो काउंटर वहाँ पर मौजूद नहीं है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन में, वो भी हमें एक बनता हुआ दिखाई दे, ताकि फैसलाबाद के जो रेलवे स्टेशन के मसाइल हैं वो भी आसान हो, क्योंकि रेलवे जो है एक सफरी सहूलत सस्ती समझा जा रहा है, तो इस पर इकदाम होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे शायरी के हवाले से। शायरी जो है आज के दौर की ज़रूरत भी है, कहीं ना कहीं इंसान को एक लाइटर मूड
इंसान का हो रहा होता है, तो शायरी से वाबस्ता रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ख़ास करके वो लोग जो कि शौक़ रखते हैं शायरी करने का, शायरी सुनने का। ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, लेकिन किसी भी फील्ड में अपना नाम बनाना बहुत मुश्किल है। अमीर अली तलाश साहब जो हैं वो पिछले 50 सालों से फैसलाबाद में अदब से वाबस्ता हैं और नाम बनाने के लिए जद्दोजहद भी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अमीर अली तलाश साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि नाम बनाना किसी भी फील्ड में आसान नहीं होता, और माशाल्लाह से आपने 50 साल इस फील्ड को दिए हैं। तो वो लोग जो कि शायर बनना चाहते हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे कि किस नीयत से, किस जद्दोजहद या कौन सा स्ट्रगल इस फील्ड में आकर करना पड़ता है? वो हफीज़ जलंधरी का एक शेर है कि हफीज़ अहले अदब कब मानते थे, हफीज़ अहले अदब कब मानते थे, बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ। जैसा कि आप फरमा रही हैं, जो भी आपका शोबा है, फील्ड है, उसमें बड़ी मुश्किल से आप अपना मकाम बनाएंगे, आसानी से नहीं बनेंगे। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे ये जो बड़े लोग होते हैं, किसी भी मकाम पे, जगह पे, कुर्सी पे बैठे होते हैं, वो दूसरों को आसानी से अपने करीब नहीं आने देते। जैसा कि मेरा हाल हो रहा है, मुझे कोई भी अहमियत नहीं दे रहा, सभी बड़ा जमान है, अपनी कुर्सियों पे बैठे हैं। और जब मैं अपनी किताबों का जिक्र करता हूँ, अपना कलाम दिखाता हूँ, बिल्कुल इसी तरह से तो अच्छे लोगों को पहचान देना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के दौर में। बहुत शुक्रिया अमीर अली तलाश साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। अल्लाह ताला आपके जो सफ़र है उसे कामयाब करे। शायरी के हवाले से बात करें तो शायरी हो या कोई भी फील्ड हो, उसमें अपना नाम बनाने के लिए बड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ता है, बड़े कंसिस्टेंसी से काम लेना पड़ता है। आई होप सो कि अगर आप किसी फील्ड का तय कर चुके हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।